In words of Sir Alfred E. Newman, today it takes more brains and efforts to make out the income tax form that it does to make the income. A very happy and charming afternoon to all the respected dignitaries, esteemed members of ICI, and the lovely cheerful viewers assembled here. I, Vaishnavi Agrawal, welcome you all on behalf of Sikasa Agra branch, who provided us with wonderful opportunities to come together and witness this amazing webinar about the tax audit. Thus, when talking about tax auditing, we refer to the control and inspection of the tax situation either of a natural or a legal person. Through these types of audits, it is verified if the taxpayer complies or not with these tax obligations. A tax audit can be lengthy and strenuous process. If we are aware of the methods and procedures of the tax audit process, the process can be less alarming and stressful. Being mindful of the many indicators when auditing can greatly reduce the stress and make the process efficient and effective at the same time. Today's webinar is especially organized for understanding the basics of tax audit and do's and don'ts in the tax audit. Hope everyone is excited to know about the same. From this, I would like to welcome our today's speaker, CA Rajesh Malhotra sir. Thank you. Now, I request Deepika Mittal ma'am, Chairperson, Sikasa Agra branch, to please deliver the welcome address. Thank you. Today's MOC, Miss Vaishnavi. आज का जो टॉपिक हमने सेमिनार का रखा है वो बहुत रेलेवेंट है और इसी के लिए आज हमारे साथ एमिनेंट स्पीकर राजेश मल्होत्रा सर, जो स्टूडेंट्स नहीं मेंबर्स भी जिनको सुनना चाहते हैं आज हमारे साथ हैं। हमारे डायनेमिक चेयरमैन आगरा के सीए शरद पालीवाल जी हमारे साथ हैं, जो हमेशा हर परिस्थिति में हमारी सिकासा टीम के साथ बिल्कुल खड़े रहते हैं। और हमारे साथ सिकासा कमेटी साक्षी, ललित, कपिश, शिवम, मुस्कान, ये सब बहुत एफर्ट्स करके इस तरीके के प्रोग्राम डिज़ाइन करते हैं। और हमारे नो डाउट पार्टिसिपेंट्स, जब तक पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ नहीं जुड़ते हैं, एक कहीं ना कहीं हमारा भी एक उत्साह उन्हीं के साथ बढ़ता है और उन्हीं की संख्या कम होने के साथ साथ थोड़ा थोड़ा घट भी जाता है। तो मैं चाहती हूँ कि जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं जो इस समय जुड़े हुए हैं, वो अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को, अपने कलीग्स को भी आज का जो ये वेबिनार जहाँ होने वाला है और शुरू होने वाला है उसके बारे में फ़ोन कॉल करके बताकर थोड़ा नंबर और बढ़वाएं, जिससे उनको भी बेनिफिट हो। साथ में हमारे जो स्पीकर सर हैं, जो हमेशा एक सभी के एक मेंटोर हैं, मतलब केवल स्टूडेंट्स के लिए नहीं, वो तो उनका बड़प्पन है कि वो स्टूडेंट्स के प्रोग्राम के लिए भी कभी भी मना नहीं करते हैं। अदरवाइज ये केवल आगरा नहीं, बिल्कुल आगरा के बाहर के भी जितने भी सेमिनार्स होते हैं सर दूर दूर तक अपना डेलिब्रेशन देने जाते हैं। तो आज हम लकी हैं और साथ में जो ये टॉपिक है ये तो सर की मास्टरी है, मतलब टैक्स ऑडिट और सारे जितने नए चेंजेस आए हैं। चूँकि अब हम ये टैक्स ऑडिट का सीज़न चल रहा है, कई बार हम लोग का जो ऑफिस है वो पूरी तरीके से सीए आर्टिकल्स जो होते हैं, खास तौर से जो फाइनलिस्ट होते हैं, उनके ऊपर ही हमारा पूरा ऑफिस टिका हुआ होता है जब हम एक टैक्स ऑडिट को लेकर बात करते हैं। क्योंकि वही ऐसे हैं जो कि बुक्स अकाउंट्स जो हमारे क्लाइंट्स की आती हैं उसमें जो खामियां होती हैं, रेगुलरिटी होती हैं, उसके बारे में हमें हमारे संज्ञान में लाते हैं, हमें बताते हैं कि इसमें ये गलतियां हैं और टैक्स ऑडिट की रिपोर्टिंग में हमें ये रिपोर्ट करना चाहिए। तो मैं चाहती हूँ कि जो सीए फाइनलिस्ट हैं उनके लिए एक तरीके का ये एक ब्रशअप वाला है। मैं जानती हूँ वो बहुत इंटेलिजेंट हैं, सबको सब पता है और एकेडमिक भी हम लोग बहुत स्ट्रांगली इन सब चीज़ों को सारे जितने भी सेक्शंस हैं उन सबको पढ़ते हैं। पर फिर भी बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कभी कभी हम लोगों के दिमाग से एकदम कभी कभी हट जाती हैं। उसी के लिए हमारे जो एमिनेंट स्पीकर्स हैं, हमारी जो बहुत सारे क्वेश्चंस भी हैं, वो भी साथ में जो हमारी क्वेरीज हैं, जो हमारी जिज्ञासाएं हैं, उसको भी शांत करेंगे कि कहाँ इस पोजीशन में हमें क्या करना चाहिए। अगर हम कहीं किसी ऐसी पोजीशन पे आके फंस रहे हैं जो हमें समझ में नहीं आ रहा कि हाउ टू डू,
तो वहाँ के हमें क्या करना चाहिए उसका रास्ता भी सर आज हमें दिखाएंगे। इसी के साथ मैं आगरा सिकासा की तरफ से सीए दीपिका मित्तल सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। धन्यवाद। Thank you so much, ma'am, for addressing us. Now we have among us Agra Branch Chairman CA Sharad Paliwal sir. I would like to request sir to please share his words of wisdom with us. Over to Sharad sir. थैंक यू वैष्णवी। जैसा कि अभी सिकासा चेयरपर्सन सीए दीपिका जी ने बताया, हमारे साथ आज सीए राजेश मल्होत्रा सर हैं, जो हमारे मेंबर्स के लिए भी निश्चित रूप से नॉलेज के लिए, अगर इनकम टैक्स की बात आए तो मल्होत्रा सर को नाम जरूर सबके जहन में आता है, चाहे वो आईटीएटी हो या कमिश्नर अपील हो। और इनकम टैक्स में तो न सिर्फ टैक्स ऑडिट बल्कि पूरे इनकम टैक्स में जो है सर को महारत हासिल है। और हम लोग भी एज ए मेंबर कभी अपनी प्रैक्टिस में भी अगर कोई बात आती है कहीं तो ऑन कॉल और मिलके, अभी कोविड का टाइम चल रहा है तो मिलना नहीं हो पाता है ज़्यादा, लेकिन फिर भी इससे पहले भी और आगे भी मिलते रहते हैं। इसके अलावा सर का एक और बहुत विशेष पहलू है जो सबको शायद निश्चित रूप से पता होगा। सर अपनी जो है कविताओं के माध्यम से और अपनी रचनाओं के माध्यम से भी मोटिवेट भी करते रहते हैं और एक सोसाइटी को एक मैसेज भी सर देते रहते हैं। वो भी सर का बहुत ही अच्छा जो है, क्योंकि उस माध्यम से जो मैसेज जाता है वो तुरंत पूरे दिल को छू जाता है। और अगर आगरा का जो कल्चरल प्रोग्राम जब भी होता आया है फिजिकली, तो उसमें भी सर का विशेष योगदान रहता है। तो इस बार जो है फिजिकल ना होने से आगरा मेंबर्स जो है उससे वंचित रहे हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि शायद फरवरी तक जो है ये फिजिकल गैदरिंग वैसे तो अलाउड हो गई है, 200 तक की अभी है, लेकिन अभी आईसीआई ने अलाउ नहीं किया है। तो हम उम्मीद करेंगे कि नए साल में, नव वर्ष में ये भी आईसीआई भी अलाउ कर देगा, तो जो इस बार एनुअल फंक्शन हो उसकी बागडोर सर के हाथ में रहेगी और एक ग्रांड एनुअल फंक्शन आगरा ब्रांच का हो, जिससे पूरी कसर जो एक पूरे साल रह गई फिजिकली मिलने की और वो पूरी हो सके। और इसी के साथ मैं खुद मल्होत्रा सर का पूरे सिकासा टीम की तरफ से स्वागत करना चाहूँगा। और स्टूडेंट से अभी मैडम ने भी जैसा कहा, आप जो लोग इसे ज्वाइन किया है, आप लोग लकी हैं कि आपको मल्होत्रा सर का ये डेलीब्रेशन सुनने को मिलेगा। हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स तक मैसेज नहीं पहुंच पाते हों क्योंकि मेंबर्स की तरीके से नहीं है जो है डायरेक्टरी या ऐसा कुछ। तो आप स्टूडेंट्स अपने उन फ्रेंड्स को जरूर बताया करें पर्सनली। आप ये ना सोचें कि मैसेज चला गया होगा, क्योंकि अगर हम ये भी कर रहे हैं कि अगर हमारे कहने से किसी स्टूडेंट ने ज्वाइन किया तो निश्चित रूप से हम ये उनका सपोर्ट और उनकी हेल्प ही कर रहे हैं। वो अलग बात है कि ये यूट्यूब चैनल पे भी अवेलेबल हो जाएगा, लेकिन अगर जो साथ इस समय ज्वाइन कर रहे हैं तो वो कम से कम कुछ एक्स्ट्रा प्रिविलेज तो उनको रहेगा ही कि अगर उनकी कोई क्वेरी है तो वो भी वो सर से पूछ सकते हैं। वो एक्स्ट्रा प्रिविलेज उन्हीं को है जो इस समय ज्वाइन करेंगे। तो आप लोग देखें कि क्या कहीं मैसेज, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम भी होंगे नवंबर में, इस वजह से भी नहीं ज्वाइन कर पा रहे होंगे। और जिनके एग्ज़ाम नहीं है उन तक अगर मैसेज नहीं पहुंचा तो वो उनको नॉलेज नहीं होगी इस वजह से। तो इसको थोड़ा-सा कोशिश करिए अवधेश जी वगैरह से डिस्कस करके कि मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा कैसे सर्कुलेट हो जाए। और मैं अब ज़्यादा नहीं लूँगा समय, क्योंकि मल्होत्रा सर को हम भी एज ए स्टूडेंट ही सुनेंगे। तो वेलकम सर, ओवर टू वैष्णव। Thank you. Thank you so much, sir, for enlightening us. Moving forward, I would like to share a very famous quote delivered by Sir Arthur Vanderbilt. Taxes are the lifeblood of government, and no taxpayer should be permitted to skip the payment of his just share of the burden of contributing thereto. Now, since the stage is all set, let us give us a hearty welcome to our speaker and guide for today's session, CA Rajesh Malhotra sir. Words are not enough
to address a person with such a charming personality. Sir qualified CA in the year 1989. Sir is a practicing chartered accountant and a senior partner of a firm, Malhotra Rajesh and Company, Sanjay Place, Agra. Sir has qualified graduated in commerce from DEI, Agra, with first division and fourth rank in the university. Sir has done many post-qualification courses like Diploma in Information System Audit in the year 2002, Certificate course on Indirect Taxation conducted by ICI, Certificate courses on Forensic Audit Accounting conducted by ICI, Certificate course on Arbitration conducted by ICI, and Certificate course on Valuation conducted by ICI. Sir is regular faculty in OC and GMCS. Sir is regular faculty in Agra, Firozabad, Jhansi, and Bharatpur branches of ICI in taxation, and also associated with social and cultural organizations like Sanskar Bharati and Srijan. Sir is in practice for more than 30 years and having interest in direct and indirect taxation. Words describe emotions, but here words are barrier as what Sir has achieved cannot be framed into sentences. Now, I would like to request C. Rajesh Malhotra sir to start his deliberation. Over to Rajesh sir. Thank you. Thank you, Vaishnavi. First of all, I would like to share my screen with all of you, then we'll start. I think this is visible, this PPT. Yes. Thank you so much once again, Vaishnavi, for inviting me and Chairperson Deepika, Agra Branch Chairman Sharad Paliwal ji, Sakshi Goyal, and entire Sikasa team. A very good afternoon to all of you. Good afternoon, sir. Undoubtedly, the topic which has been chosen today just in fact, if we see, this tax audit is really an important topic for all of us. And this was came into statutes. I mean, this was started from 1984. And I know I started my articleship in the year 1985. So उससे पहले, because there was nothing like this tax audit, तो हम लोग ये सोचते थे कि जो हमसे पुराने, जो हम when I started my articleship, तो हमसे पहले वाले जो लोग हैं, वो जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, what they are doing in fact, क्योंकि उससे पहले कोई इस तरीके का ऑडिट नहीं था. बट आफ्टरवर्ड्स दिस 1984 में जब ये आया टैक्स ऑडिट, तो बहुत इट वाज वेरी सिंपल, और 4 पेज का एक छोटा सा फॉर्म था जो हम लोग बैलेंस शीट बनाने के बाद में, एंड देन वी फिल इट अप. सो इट वाज नॉट, आई मीन, कहना चाहिए कि इतना ज़्यादा वॉल्यूमनेस नहीं था. लेकिन धीरे धीरे द गवर्नमेंट हैज़ रिपोज्ड कॉन्फिडेंस ऑन अस, एंड अकॉर्डिंगली बहुत सारे इनकम टैक्स के जो प्रोविजंस थे वो इसमें जुड़ते गए, एंड दिस फॉर्म हैज़ बिकम सो वॉल्यूमिनस. अभी भी 44 क्लॉजेज हैं, और 44 क्लॉजेज के भी सब क्लॉजेज हैं. सो यू विल फाइंड के देयर आर 2 थिंग्स इन फैक्ट, वन इज टैक्स एंड द अदर इज ऑडिट. सो इफ वी डू टैक्स ऑडिट, हमारी दोनों ही चीज़ों में बड़ी अच्छी क्लैरिटी आती है. Tax, which is very difficult to understand, and audit. So when we do tax audit, we have to see it from 2 angles: how we should do the audit, and at the same time how much we are aware about the
provisions of the Income Tax Act. You know, and I must appreciate that Deepika has said very right things. In all our offices, the audit is being done by the staff, by the articles. Although we have chartered accountants working with us who supervise the work done by the articles and the senior staff. But the important point here is that you articles and our students are really our eyes and ears. It's not easy for us, particularly I can say, to see each and everything. When you conduct the audit, you prepare the report. So it is very difficult for the principal to check each and everything which you have done. So what I believe, if we invest in our articles, if we invest in our staff, that would certainly pay us. So I think this is the spirit for which this program is being conducted. That everyone should know, and particularly because this is for the students, they must know how to conduct the audit. And at the same time, what I believe, there are a lot of sections which have been delivered, which have been referred in this audit. तो इसके साथ साथ आपका इनकम टैक्स के जो प्रोविजंस हैं वो भी आपको क्लियर होते हैं. So you must be very, very sincere and serious while doing the audit. And I really suggest, अगर हम जो हमारा फॉर्म है, whether it is 3CA और 3CB, अगर आप उसको पढ़ते हैं और एक minutely पढ़िए, and everything will become clear to you. You know audit, you know tax, and it's a combination of both the two. So I'm coming to section 44AB. 44AB basically is a section which deals with the audit of accounts. So if we read it, it says every person carrying on business shall, if his total sales turnover or gross receipts, as the case may be in business, exceed or exceeds 1 crore rupees in any previous year. So it's very clear. लेकिन सेल क्या होती है? What is sales? What is turnover? What is gross receipt? I suggest you, इंस्टीट्यूट का गाइडेंस नोट है जिसके अंदर सेल्स, ग्रॉस रिसीट्स, सेल्स टर्नओवर, इसको बड़े अच्छे से डिफाइन कर रखा है. एंड इट हैज आंसर ऑफ ऑल योर क्वेरीज. Whether sales will be adjusted for discount, it says yes, sales will be adjusted for discount if it is deducted in the bill or if it is in the nature of trade discount, or whether sales will be adjusted for cash discount. No, the guidance note says that cash discount is a cost of finance. So since cash discount is a cost of finance, that would not be deducted. So Deepika, I'm audible, everything is clear? Deepika? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Okay. sir. Should I continue? Yes, sir. Yes, sir. Okay, good. So now I'm coming. So ये जो हमारा 44AB का जो subsection 1 थी, उसका जो clause A था. So there is a one proviso has been inserted. I'm not today I will discuss more on the contents, more on the 3CD forms, more on the income tax provisions, and more on how to conduct the audit. It's not we are not going much in the technicalities कि ये हमारा कहाँ पर हमको ऑडिट करना है या कहाँ पर ऑडिट नहीं करना है, वो that is something different. There are certain issues in that, but हमको ऑडिट करना है और उसके लिए हमको क्या क्या चीजें आनी चाहिए, that is more important for our students, what I believe. तो हम सबसे ज्यादा टाइम, बिकॉज अभी टाइम कम है, हम अपना सबसे ज्यादा टाइम फोकस करेंगे 3CD के ऊपर. बट हियर आई वुड लाइक टू टेल यू देयर इज वन अमेंडमेंट जो कि फाइनेंस एक्ट 2020 से ही आया है, बट इट इज इफेक्टिव फ्रॉम दिस ईयर. सो इट सेज कि अगर आपका जो एग्रीगेट ऑफ ऑल अमाउंट रिसीव्ड including amount received for sales, turnover or gross receipts is during the previous year in cash does not exceed 5%. So the meaning thereby
कि अगर आपका जो एग्रीगेट ऑफ ऑल अमाउंट रिसीव, तो हियर इट टॉक्स एग्रीगेट ऑफ ऑल अमाउंट रिसीव्ड इंक्लूडिंग अमाउंट रिसीव्ड फॉर सेल्स टर्नओवर, which clearly means that it is talking about all amount received from any other person. So it does not means कि only sales से related, अगर कोई भी amount है, even the loan है, advances है, whatever it is, if you have received, और वो 5% तक है, in any case it is not the, I mean it does not exceed 5% of the total amount which you have received. Number one condition. And number two condition is aggregate of all payments made including amount incurred for expenditure. So all payment made including amount, which clearly means कि जो जितने हमने amount pay किया है, which includes the amount paid for expenses also. So it includes every purchase, every expenses, every payment to the creditors, even to the advance, everything. It covers everything. अगर वो 5% से एक्सीड नहीं करता है, तो जो हमने 1 करोड़ रुपए की लिमिट है, दैट वुड बी एक्सीडेड टू 5 करोड़। सो मैं आपको बस यहाँ पर एक छोटी सी बात बता देना चाहता हूँ कि जिन लोगों का टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है, वी आर टॉकिंग अबाउट बिजनेस ओनली, उनमें तो ऑडिट होना ही होना है। सो देयर इज नो इश्यू एट ऑल, 5 करोड़ से ज्यादा ऑडिट होना है। अब जिनका ऑडिट 1 करोड़ से ज्यादा है और 2 करोड़ के अंदर है, तो उनके लिए हमारे पास में 44 AD के अंदर ऑप्शन है कि वो अपना ऑडिट नहीं कराते हैं अगर वो 8% या 6%, 8% अगर और 6% अगर बैंकिंग के थ्रू सारी से सेल हो रही है, तो 6%। तो दे हैव द ऑप्शन अंडर सेक्शन 44 AD विच इज एन ऑप्शनल, आई मीन विच एन ऑप्शनल सेक्शन विच दे कैन ऑप्ट। तो वहां पर वो अपना अप टू 2 करोड़, और इफ दे आर एलिजिबल असेसी अप टू 2 करोड़ तक उनके पास में एक ऑप्शन है कि दे नीड नॉट टू गो फॉर ऑडिट, और वो अपना 8% या 6% प्रॉफिट दिखाएं और अपना रिटर्न भर दें। दैट्स इट। तो दो बातें हुई कि अगर हमारा 5 करोड़ से ऊपर है, उसमें तो कोई इश्यू ही नहीं है, ऑडिट होना ही होना है। 1 से लेके 2 तक हमारे पास में ऑप्शन है, और उसके बाद में 5 करोड़ तक का बेनिफिट हमको जब मिलेगा जब हमारा टोटल पेमेंट, आई मीन हमारा जो कैश पेमेंट है, दैट शुड नॉट एक्सीड, कैश पेमेंट एंड रिसीट दोनों को देखना है। अगर दोनों हमारे 5% से कम है, 5% तक है, तब हमको ऑडिट नहीं कराना है। लेकिन जो ऑप्शनल ऑडिट है 44 AD का, वो 2 करोड़ तक है। सो दिस, एंड अगेन जब हम प्रोफेशन की बात करते हैं, तो प्रोफेशन जो प्रोफेशनल्स हैं उनका 50 लाख रुपए तक अगर रिसीट्स है, तो उनके पास में आई मीन इफ देयर प्रोफेशनल रिसीट एक्सीड्स 50 लाख रुपीस, देन दे विल हैव टू गो फॉर ऑडिट। तो एक बात और क्लियर हो गई कि जितने भी प्रोफेशनल्स हैं उनको ऑडिट कराना है 50 लाख से एक्सीड करने पर, और 50 लाख तक उनके पास में ऑप्शन है नहीं कराने का। और अगर वो अपना 50% प्रॉफिट शो करने का, और अगर वो 50% तक प्रॉफिट शो नहीं करते हैं, देन अगेन दे हैव टू गो फॉर ऑडिट। लेकिन 44 AD में अमेंडमेंट आ गया है, सबसेक्शन 4 ये कहती है, अगर सपोज इफ वी टेक एन एग्जांपल कि किसी व्यक्ति का अगर जो आई मीन 1 करोड़ से कम है, से 80 लाख रुपीस का टर्नओवर है और फर्स्ट ईयर ऑफ बिजनेस है, तो अगर उसने 44 AD को कभी ऑप्ट नहीं कराया है, तो वो 6% या 8% से अगर कम भी प्रॉफिट है, तो उसको ऑडिट कराने की जरूरत नहीं। लेकिन ये 44 ADA के अंदर ये ऑप्शन नहीं है। 44 ADA में ये ऑप्शन है कि आपका अगर 50 लाख तक का टर्नओवर है, 50 लाख तक की प्रोफेशनल रिसीट्स हैं, और आप 50% अगर प्रॉफिट नहीं दिखाते हैं, तो आपको ऑडिट कराना है। 44 AD के अंदर अगर हमने एक बार उस सेक्शन को ऑप्ट कर लिया है, और फिर अगर हम उसको ऑप्ट आउट कर जाते हैं, यानी कि हम ऑडिट करा लेते हैं, जिस साल हमने ऑप्ट आउट किया है उसके 5 साल तक हमको ऑडिट कराना ही पड़ेगा। सो आई एम नॉट गोइंग इनटू, बस मैं इतना ही यहां पर बता देना चाहता हूं, बिकॉज विल मोर फोकस ऑन ऑडिट, हाउ टू डू इट एंड द कंटेंट्स ऑफ द 3CD। दिस आई मेड इट क्लियर हियर। Audit can be done by the chartered accountant also only. So this has been decided in the case of by the Supreme Court also.
एक और बात मैं बता दूं कि जो लोग जो 44 एडी में है, कि जो लोग 44 एडी या एडीए में जाते हैं तो उनको एडवांस टैक्स की केवल एक ही इंस्टॉलमेंट देनी पड़ती है, उनको अलग अलग इंस्टॉलमेंट में, जो नॉर्मली 4 इंस्टॉलमेंट में जाता है, वो पे नहीं करना होता है। आई एम डायरेक्टली गोइंग टू नाउ दिस 44 एडी, क्योंकि हमारे पास में टाइम कम है तो हम आज उसको सबसे ज़्यादा मतलब विल टेक अप। सो हमको जो रिपोर्ट करनी है वो कौन कौन से फॉर्म में करनी होती है। दीज 3 फॉर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। वन फॉर्म इज 3CA एंड द अदर फॉर्म इज 3CB। 3CA हम वहाँ यूज करते हैं जब हमारे एसएससी का जो ऑडिट है किसी दूसरे लॉ के अंदर अगर वो कंपलसरी है और वो हो गया है, मतलब ऑलरेडी दैट ऑडिट हैज बीन डन और उसकी हमारे पास में रिपोर्ट आ गई है, तब हम फॉर्म नंबर 3CA यूज करते हैं। सो मीनिंग देयर बाय अगर कंपनी है और कंपनीज एक्ट के अंदर अगर ऑडिट की रिक्वायरमेंट है या LLP एक्ट में ऑडिट की रिक्वायरमेंट है, बैंकिंग एक्ट के अंदर ऑडिट की रिक्वायरमेंट होती है, तो जब हम 3CA यूज करते हैं तो 3CA का मतलब ये कि हम ट्रू एंड फेयर जो है हम उसके ऊपर अपनी रिपोर्ट नहीं देते, क्योंकि उस केस में ट्रू एंड फेयर के ऊपर ऑलरेडी रिपोर्ट आ गई, विच इज मतलब द अकाउंट्स आर ऑडिटेड अंडर एनी अदर लॉ। वहां पर हम केवल जो 3CA के अंदर जो नेक्स्ट कंपोनेंट है यानी कि 3CD के कंटेंट्स हैं, हम उसके ऊपर अपनी रिपोर्ट देते हैं कि जो 3CD में जो कंटेंट्स हैं उसके ऊपर अगर हमारी कोई रिजर्वेशंस हैं, कोई ऑब्जर्वेशंस हैं, कोई क्वालिफिकेशंस हैं, वो हम उसमें दे सकते हैं, बट वी आर नॉट रिपोर्टिंग ऑन द ट्रू एंड फेयर because that has already been reported by the statutory auditor. And where we use the form number 3CB? We use form number 3CB जहां पर ऑडिट केवल इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से ही हो रहा है, यानी कि 44AB के हिसाब से जहां पर ऑडिट हो रहा है, there we use form number 3CB। और यहां पर हम दोनों ही एस्पेक्ट कवर करते हैं। 3CB के अंदर हमारा ऑडिट और हमारा जो 3CD के कंटेंट्स हैं दोनों, तो हम 3CB के अंदर उसके ट्रू एंड फेयर पे रिपोर्टिंग करते हैं। तो मैं यहाँ पर एक बात आई वुड लाइक टू मेक इट क्लियर हियर कि चूंकि इस फॉर्म नंबर 3CB में देयर आर टू कंपोनेंट्स। पहले कंपोनेंट में हम ट्रू एंड फेयर के ऊपर रिपोर्ट देते हैं, तो उसके ट्रू एंड फेयर से रिलेटेड जो भी हमारी ऑब्जर्वेशंस, जो क्वालिफिकेशंस हमारी जो है, वो हमको इसका जो पैराग्राफ 3 है, पैराग्राफ 3 में हमको देनी चाहिए। और उसके बाद जो 3CD के कंटेंट्स हैं, 3CD के कंटेंट्स में जो हमारी ऑब्जर्वेशंस हैं, जो हमारी क्वालिफिकेशंस हैं, वो हमको पैराग्राफ 5 में देनी है। तो सब्जेक्टिव करके हम उसमें सब्जेक्टिव और ऑब्जर्वेशंस, क्वालिफिकेशन हम फॉर्म नंबर 3CB में 5 नंबर पैराग्राफ में देंगे और ट्रू एंड फेयर के लिए हम उसको फॉर्म पैराग्राफ 3 में देते हैं। नाउ विल मूव टू फॉर्म नंबर 3CD। So this is the form which basically we have to fill. मेरा यही सजेशन है सभी स्टूडेंट्स से हियर, दिस फॉर्म इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको वो नहीं करना है, मैं अपने ऑफिस में भी यही बात बोलता हूँ, आप लोगों से भी मैं यही बात कहना चाह रहा हूँ कि आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना है। प्लीज डोंट डू इट। ट्राई टू अंडरस्टैंड the things while doing your audit. On the contrary, I would like to say कि आप अपनी एग्जाम की तैयारी भी इसके साथ साथ करते चले जाइए, अपने ऑडिट को, अपने टैक्स को साथ साथ समझते जाइए। नेम ऑफ द एसएससी की जब हम बात करते हैं, अब दिस इज एक छोटी सी बात है नेम ऑफ द एसएससी, बट यू गो टू सेक्शन 2 जहां डेफिनेशंस हैं, आई थिंक 2.7, जहां पर 2 क्लॉज 7 जिसके अंदर एसएससी वर्ड को डिफाइन कर रखा है, वहां पर जब हम जाएंगे तो विल फाइंड समथिंग डिफरेंट। बहुत सारी चीजें हमको मिलती हैं जहां पर उसने कहा कि एसएससी अगर मान लीजिए अगर कोई नॉन रेजिडेंट है तो उसका एजेंट जो है वो एसएससी माना जाएगा, बिकॉज ही इज एसएससी मींस कि जो एसएससी है, हु इज लायबल टू पे टैक्स एट द सेम टाइम हु इज डीम्ड टू बी एन एसएससी और हु इज डीम्ड टू बी एसएससी इन डिफॉल्ट। तो वहां पर जाकर हमको एसएससी की डेफिनेशन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति की डेथ हो गई है तो इन दैट केस जो लीगल ईयर्स हैं दे बिकम द एसएससी ऑन बिहाफ ऑफ द दैट
पर्सन हु डाइड। माइनर के केस में उसके जो गार्जियंस हैं, जो पेरेंट्स जिसके हाथ में इनकम ज्यादा होती है, बिफोर इंक्लूडिंग द इनकम ऑफ द माइनर, दैट इज हिज गार्जियन, जिसके हाथ में उसकी इनकम क्लब होगी, सो ही बिकम्स द असेसी। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब हम इवन छोटा सा वर्ड असेसी है, हमको अपने दिमाग में कोई असेसी क्या है ये नहीं समझना है, यू गो टू डेफिनेशन पार्ट एंड देन ट्राई टू अंडरस्टैंड। एड्रेस अगेन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, हम लोगों के सबके ऑफिस में होता है कि नॉर्मली नंबर ऑफ टाइम बिजनेस असेसी के केस में भी उसका रेजिडेंस का एड्रेस पड़ा हुआ होता है। यू गो एंड चेक, अगर उसका कोई डॉक्यूमेंट्स है, अगर पार्टनरशिप फर्म है तो गो एंड चेक इन द पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप डीड में जाकर देखिए कि व्हाट एग्जैक्टली द बिजनेस प्लेस, एंड टू एज पर माय ओपिनियन यहाँ पर हमको बिजनेस प्लेस ही देना चाहिए। परमानेंट अकाउंट number is not an issue. Again, there is one question which they ask whether the assessee is liable to pay indirect tax like excise duty, service tax. They are asking you whether he is liable to pay indirect tax. So the meaning thereby कि आपको देखना है कि वो लाइबल है या नहीं है, और अगर आपको लगता है कि वो लाइबल है इनडायरेक्ट टैक्स के लिए, उसका जीएसटी में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए एज पर यू, और वो कहता है कि नहीं होना चाहिए, देन यू हैव टू रिपोर्ट इट, यस ही इज लाइबल इन योर ओपिनियन, एंड टेक, अगर इसमें कोई डिस्प्यूट भी है देन टेक ए मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन इन दिस रिस्पेक्ट। स्टेटस क्या है उसका, वेदर इट इज इंडिविजुअल, फर्म, कंपनी, एओपी, बीओआई, whatever is HUF, वो आपको यहाँ पर लिखना है। प्रीवियस ईयर क्या है लिखना है, असेसमेंट ईयर क्या है, ऑल दीज आर नॉट मच। एंड क्लॉज नंबर 8 इज indicate the relevant clause of section 44AB under which the audit has been। 5 क्लॉजेज हैं, किस हेड के अंदर हम ऑडिट कर रहे हैं वो अपने को यहाँ पर मेंशन करना है। एंड दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हमको समझना पड़ेगा कि ऑडिट उसका किस क्लॉज के अंदर फॉल कर रहा है। वेदर एक जो मैंने अभी आपको बताया कि 5 करोड़ से ज्यादा है तो क्लॉज ए के अंदर ही आएगा, इस प्रोफेशनल 44 एडीए का केस नहीं है तो वो हमारा क्लॉज बी में आएगा, डीम्ड इनकम्स हैं तो सी में आएगा। तो ऑल दीज थिंग्स मतलब यू हैव टू सी के अंडर विच क्लॉज ही इज फॉलिंग, वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है। एक नया क्लॉज ऐड हुआ, whether the assessee has opted for taxation under section 115BA, 115BAA and 115BAB. You must be aware के एक अगर हम बात करें चैप्टर 8 है कंपनीज इनकम टैक्स एक्ट में, जहां पर स्पेशल प्रोविजंस हैं, जहां पर स्पेशल रेट ऑफ टैक्स लगता है। जैसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की अगर हम बात करें तो स्पेशल टैक्स का रेट है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में स्पेशल रेट है। इसी तरीके से नई सेक्शन इंट्रोड्यूस हुई 115BAA एंड 115BAB। वी हैड मैम एक लेक्चर हमने अभी पूरा इसके ऊपर किया ऑल्टरनेटिव टैक्स रिजीम के लिए। सो दिस इज बेसिकली दीज 3 सेक्शंस आर एप्लीकेबल टू कंपनीज। थोड़ा सा डीप में आपको बताना चाहूंगा। 115BA तो असेसमेंट ईयर 17-18 से एप्लीकेबल हो गई थी। इट इज फॉर ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, इट इज एन ऑल्टरनेटिव टैक्स सेक्शन। आई मीन ये एक ऑप्शन है विच इज अवेलेबल टू यू। और आई सजेस्ट ऑल ऑफ यू कि जब आप कंपनी का ऑडिट कर रहे हैं, अभी टैक्स ऑडिट कर रहे हैं या स्टैट्यूटरी ऑडिट कर रहे हैं, आप कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा आपको कि आपको इस ऑप्शन में जाना है या नहीं जाना है। दैट इज व्हाई ही इज आस्किंग फॉर कि आपको वेदर द असेसी हैज ऑप्टेड, सो दिस इज एन ऑप्शनल। सेक्शन 115BA इज नॉट रेलिवेंट क्योंकि इसमें एक कंडीशन थी कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो, नई हो, 1/4/16 के बाद अगर बनी है, और उसके अंदर दैट हैज टू बी अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, रेट ऑफ टैक्स वाज 25%, सो दैट इज व्हाई इट इज नॉट रेलिवेंट। एंड ऑप्शन भी जो एक्सरसाइज करना था वो फर्स्ट ईयर में करना था, तो चूंकि फर्स्ट ईयर में करना था और मैन्युफैक्चरिंग, तो वो अगर आपने नहीं किया है तो दैट टाइम हैज ऑलरेडी गॉन। नाउ वी हैव वन वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन विच इज 115BAA। ये सेक्शन इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 115BAA इज एप्लीकेबल टू ऑल कंपनीज। दिस इज एप्लीकेबल टू ऑल एग्जिस्टिंग कंपनीज और टू द न्यू कंपनीज। तो इसमें कोई कंडीशन नहीं है। इट इज एप्लीकेबल टू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, इट इज एप्लीकेबल टू ट्रेडिंग कंपनी, सर्विस कंपनी, टू ऑल। इसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ टैक्स है वो 22% है। तो वी हैव टू, लेकिन इसमें बहुत सारी कंडीशंस हैं। कंडीशन इन द सेंस जो कंडीशन 115BA, BAA और BAB सब में ऑलमोस्ट सेम है। कंडीशन ये है कि आपको जो डिडक्शंस हैं वो बहुत सारी डिडक्शन आपको छोड़नी पड़ेंगी।
तो देयर आर सो मेनी डिडक्शन, जिसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट डिडक्शन है कि अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और उसको हम 32 सबसेक्शन 1 के अंदर क्लोज आईए के अंदर एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलता है विच इज 20%। अगर आप नई मशीनरी लगाते हैं तो उसमें जो नॉर्मल डेप्रिसिएशन है उसके अलावा एडिशनल डेप्रिसिएशन भी मिलता है, तो वो आपको छोड़ना पड़ेगा। और बहुत सारी सेक्शंस हैं 32 की जिसके अंदर हमको इन्वेस्टमेंट अलाउंस जैसी चीज मिलती थी, 15% का बेनिफिट मिलता था। बहुत स्पेसिफिक सेक्शंस हैं बहुत सारी, एंड देयर इज वन वेरी इंटरेस्टिंग सेक्शन 35AD। 35AD वाज एप्लीकेबल जहां पर अगर आपने कोई आई मीन फर्टिलाइजर की मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं, आप होटल का काम करते हैं, आप कोल्ड चेन है, और मतलब होटल है, देयर आर सो मेनी आई मीन उस सेक्शन के अंदर बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिनको प्रमोट करने के लिए 35AD सेक्शन आई थी, विच सेज कि अगर आप इन सेक्टर्स में नई अंडरटेकिंग लगाते हैं तो आपका जितना भी कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर है, जितनी भी आपका कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर है, आई मीन कैपिटल एक्सेप्ट गुडविल एंड लैंड, गुडविल एंड लैंड को छोड़कर आप सारा का सारा, मान लीजिए आपने मशीन्स लगाई हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है, वो सारा का सारा आपको फर्स्ट ईयर के अंदर ही जिस दिन बिजनेस कमेंस हुआ उस दिन में आप अपना राइट ऑफ कर सकते हैं, यू विल चार्ज टू P&L अकाउंट, और इसको हम स्पेसिफाइड बिजनेस बोलते हैं। और जब आपने चार्ज कर लिया उसको P&L अकाउंट के अंदर, तो फिर आपको ये बेनिफिट था, क्योंकि जब हम फर्स्ट ईयर में ही सारे कैपिटल नेचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर P&L में डेबिट कर देंगे, देन इट इज कन्वर्टेड इनटू लॉस। तो हमको स्पेसिफाइड बिजनेस का, लेकिन जो लॉस कैरी फॉरवर्ड होने के बाद सेट ऑफ होता है वो स्पेसिफाइड बिजनेस की इनकम से ही होता है, अदर बिजनेस इनकम से नहीं होता है। तो लेकिन इसमें बस अच्छी बात ये थी कि दिस इज बीइंग कैरीड फॉरवर्ड फॉर अनलिमिटेड पीरियड, मतलब इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है। जैसे कि अगर हम बात करें बिजनेस में जो टाइम लिमिट है 8 साल की, स्पेकुलेशन बिजनेस के अंदर 4 साल की, तो स्पेसिफाइड बिजनेस के लॉस को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए देयर इज नो टाइम लिमिट, यू कैन कैरी इट फॉरवर्ड फॉर। लेकिन अब ऐसे लोग जिन्होंने कि मान लीजिए एडिशनल डेप्रिसिएशन का कोई बेनिफिट लिया है, ले रहे हैं, या कोई 35AD के बेनिफिट लिया हुआ है, तो वो इसको ऑप्ट नहीं करते हैं। यानी कि अगर आपको उसको ऑप्ट करना है 115BAA को, तो आपको उनको छोड़ना पड़ेगा वन सेक्शन को। एंड मोर इंपॉर्टेंट एक बात तो ये है कि आप आज मान लीजिए आप 2021 में ये बेनिफिट लेने जा रहे हैं, ऑप्ट करने जा रहे हैं कंपनी के, आपको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा, बट यू विल गेट द बेनिफिट। डेप्रिसिएशन का, नॉर्मल डेप्रिसिएशन का आपको बेनिफिट मिलेगा, एडिशनल डेप्रिसिएशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन और इसके अलावा चैप्टर 6A के अंदर जो डिडक्शंस हैं 80I से लेके 80RRA तक, जो लास्ट तक जो सेक्शन है, यानी केवल जो उसका जो हेडिंग C है, मतलब वो 80C वगैरह नहीं, जो हेडिंग C है जो 80I से स्टार्ट होकर 80RRA तक जाता है, उसका आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, यानी कि वो भी छोड़ना पड़ेगा। तो दो बातें, एक तो करंट ईयर में हमको ये बेनिफिट छोड़ना पड़ेगा, और दूसरा उन्होंने ये कहा कि अगर कोई आप लॉस कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, लॉस जो ब्रॉट फॉरवर्ड करके आप लेकर आए, और वो लॉस, इफ दीज लॉसेज आर बिकॉज ऑफ ऑल दीज डिडक्शंस व्हिच आर नॉट बीइंग अलाउड नाउ, मान लीजिए कोई डिडक्शन 35AD की वजह से है, तो आपको वो लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। अगर आपका अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन जो है दैट इज बिकॉज ऑफ एडिशनल डेप्रिसिएशन, तो आपको वो जो कैरी फॉरवर्ड लॉस है वो भी नहीं मिलेगा। तो हमको ये ऑप्शन ऑप्ट करने से पहले ये देखना पड़ेगा। और सिमिलरली एक सेक्शन है 115BAB। 115BAB बहुत अच्छी सेक्शन है, अच्छी इन द सेंस के मतलब मेक इन इंडिया को प्रमोट करने के लिए द गवर्नमेंट हैज कम आउट विद दिस सेक्शन। 115BAB सेज कि कंपनी नई होनी चाहिए और 1 अक्टूबर 2019 के बाद इनकॉर्पोरेट होनी चाहिए। तो वो कंपनी जो 1 अक्टूबर 2019 के बाद इनकॉर्पोरेट हुई हैं, एंड सेकेंडली उनका बिजनेस भी 31 मार्च 23 तक, 31 मार्च 23 तक बिजनेस कमेंस हो जाना चाहिए, बिजनेस कमेंसमेंट की भी एक कंडीशन है। तो वहां पर जो टैक्स रेट है वो 15% है, अगेन विद द सेम कंडीशन कि आपको उसका जो बेनिफिट है, यानी कि जो डिडक्शंस हैं उनका बेनिफिट नहीं मिलेगा। नाउ आई एम जस्ट सजेस्टिंग यू कि आपको ये देखना है कि क्या कंपनी इन, अब जब आप कंपनी का रिटर्न भरते हैं ना, यू गो टू सी द रिटर्न, तो वहां पर 4 ऑप्शन आते हैं। वहां पर नॉर्मल लिखा हुआ है, वहां पर 115BA लिखा हुआ है, 115BAA लिखा हुआ है, 115BAB लिखा हुआ है। आप किसी भी ऑप्शन को जब क्लिक करेंगे वहां पे, तो फिर उस ऑप्शन के हिसाब से हमारा तो कंप्यूटर जैसा सॉफ्टवेयर है, वो अपने आप आपको
टैक्स कैलकुलेट बता देगा, एंड दे आर डूइंग कंपेरिजन ऑल्सो कि अगर आप उसमें जाते हैं तो आपको कितना टैक्स देना पड़ रहा है और उसमें जाते हैं कितना। तो अकॉर्डिंगली यू हैव टू डिसाइड कि आपको वेदर यू हैव टू ऑप्ट दिस, इसको ऑप्ट करने की जो आई मीन जो मैंने आपको बताया कि क्या कंडीशन है आपको छोड़नी पड़ेंगी। और नई कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, आई सजेस्ट कि आप 15% वाले ऑप्शन में जा सकते हैं, इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन। 115 BAA में जा सकते हैं, इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन। इसमें तो सबसे अच्छी बात यह है 115 BAA जो कि एग्जिस्टिंग कंपनी के लिए है, इसमें मैट नहीं लगना है, नंबर 1 पॉइंट। बस अगर आपके पास में ऑलरेडी मैट क्रेडिट है उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो गवर्नमेंट ने कहा या आपके पास में ऑप्शन है कि आप 115 BAA जब चूज कर लीजिए जब आपके पास में ये सारे बेनिफिट्स ऑलरेडी एग्जॉस्ट कर लीजिए। आप अनअब्जॉर्ब एडिशनल अगर कोई है एडिशनल डेप्रिसिएशन की वजह से अनअब्जॉर्ब लॉसेज हैं, अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है कैरी फॉरवर्ड का, उसको पहले एग्जॉस्ट कर लीजिए, उसके बाद में यू कैन गो इट। तो दिस इज एन ऑप्शन विच कैन बी एक्सरसाइज सब्सिक्वेंटली ऑल्सो। लेकिन अगर कोई नई कंपनी बनी है और 31 मार्च से पहले मान लीजिए अगर कंपनी बन गई है और आप पहला रिटर्न उसका दाखिल कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो ये ऑप्शन फर्स्ट रिटर्न में दाखिल करना है, यानी कि इस रिटर्न में अगर हमने नहीं लिया तो आगे हम कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। सो दिस इज द न्यू थिंग विच हैज बीन आई मीन इनकॉर्पोरेटेड हियर क्लोज 8A कमिंग गोइंग फॉरवर्ड। ये जो मैं आपसे बात कर रहा था एसएससी की डेफिनेशंस है, सो दैट वी ऑलरेडी डिस्कस this. Now I'm coming to clause 9. Clause 9 says if firm or AOP indicate name of the partner, members and their profit sharing ratio. If there is any change in the partners or members or in their profit sharing ratio since the last day of the preceding years, the particular of such. My humble request to all students here once again. If it is a firm, आप फर्म का ऑडिट कर रहे हैं तो जरूर से जरूर पार्टनरशिप डीड को पढ़िए। नंबर ऑफ टाइम क्या होता है, और इवन एमआर लीजिए पार्टनरशिप फर्म से जिसमें ये लिखवाइए कि हमारी पार्टनरशिप में कोई चेंज नहीं हुआ है। कई बार मैंने जो ऑब्जर्व किया है कि जैसे आप तो हम मान लीजिए वी आर द टैक्स ऑडिटर ओनली, वी आर द ऑडिटर, और इनकम टैक्स रिटर्न कोई और भरता है। कई बार पार्टनरशिप फर्म में चेंज हो जाता है, पार्टनरशिप फर्म में चेंज हो गया यानी कि शेयर्स में चेंज हो गया, कोई नया पार्टनर इंडक्ट हो गया, कोई पार्टनर चला गया, और वकील साहब ने नई पार्टनरशिप डीड भी बना दी। आपने बनाई हो तो हमें तो चलो याद रहेगा कि हाँ साहब इसमें, और ये फैक्ट्स आपकी नॉलेज में ही नहीं आया, और चूंकि ये फैक्ट्स आपकी नॉलेज में नहीं आया है और पार्टनरशिप के अंदर ऑलरेडी अमेंडमेंट हो चुका है, और हम जब ऑडिट कर रहे हैं तो आपने तो वही पुरानी कॉपी पेस्ट किया, वहां पर लिखा हुआ था कि देयर इज नो चेंज, एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दिया, देयर इज नो चेंज। सो दिस इज माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, आप जरूर पार्टनरशिप डीड पढ़िए, और अगर पार्टनरशिप डीड हमारी फाइल में नहीं है तो मंगा लीजिए ताकि अपनी फाइल भी अपडेट हो जाएंगी। मैं समझता हूँ हम सब लोगों के ऑफिस के हाल ऐसे ही हैं, तो ऐसा कुछ कहने में कोई बुराई भी नहीं है, मतलब मैं तो अपनी बात करके चलता हूँ, तो अच्छी बात है। तो दिस ड्यूटी आई एम कास्टिंग ऑन आर्टिकल्स who are listening to me कि आप जरूर पार्टनरशिप डीड पढ़िए, तो कम से कम एक तो पार्टनरशिप डीड बनाना आएगा ना आपको, आगे तो आपको बनानी है, एंड यू फॉरगेट अबाउट कि हमने मतलब कॉपी पेस्ट, इसको यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्योंकि अभी मैं आगे जब हम बात करेंगे तो बहुत सारे जो इनकम टैक्स से रिलेटेड 40B से रिलेटेड जो क्लॉजेज हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट जो हमको इसमें मेंशन करने होते हैं। तो पार्टनरशिप डीड की कॉपी लीजिए, पढ़िए, और इफ देयर इज अ चेंज देन यू रिपोर्ट इट। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, एक बात और भी मैं आपको बता दूं, देयर इज वन सेक्शन 187 एंड देयर इज वन सेक्शन 188। 187 ये कहती है कि अगर पार्टनरशिप में कोई चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन हुआ है, चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स कि कोई पार्टनर है आया गया और कोई शेयर्स में उनके चेंज हुआ, तो दैट इज नोन एज रिकॉन्स्टिट्यूशन। बट अगर मान लीजिए ऑल टुगेदर सारे पार्टनर चले गए हैं और नए पार्टनर आ गए हैं, यानी कि द पार्टनरशिप बिजनेस हैज बीन सक्सीडेड बाय सम अदर पार्टनरशिप, सारे पार्टनर चले गए और नए पार्टनर अगर आ गए हैं, तो फिर इन दैट केस सेक्शन 188 अट्रैक्ट करता है, और उस केस में आई एम टेलिंग यू 2 बैलेंस शीट बनती हैं। वन इज जो प्रेडिसेसर था यानी कि पुरानी पार्टनरशिप फर्म थी,
एंड सेकेंडली जो सक्सेसर था, यानी कि दूसरी पार्टनरशिप फर्म थी, बीच में आपको ब्रेक करके बनानी पड़ेंगी, और 2 डिफरेंट असेसमेंट होंगे, एक वो प्रीडिसेसर का और एक सक्सेसर का। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है हमको इस एस्पेक्ट को देखना कि वेदर इट इज अ चेंज, वेदर इट इज अ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म, और वेदर इट इज अ सक्सेशन ऑफ वन पार्टनरशिप फर्म बाय द अदर पार्टनरशिप। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वी हैव टू चेक इट। और यहाँ पर हमको रिपोर्ट करना है कि फर्म और एसोसिएशन ऑफ पर्संस में पार्टनर्स के नाम डालने हैं, और इफ देयर इज एनी चेंज इन पार्टनर्स और मेंबर्स तो वो यहाँ पर हमको मेंशन करना है क्लोज लाइन। Nature of business or profession. If more than one business or profession is carried on during the previous year, you have to ascertain what is the nature of the business, whether it is a manufacturing, whether it is a trading, whether it is a wholesale, whether it is a retail, वो सब nature of business। और फिर अगर change in nature of business में अगर कोई change भी हुआ है, वो भी हमको यहाँ पर report करना है। The expression business is very wide enough, which has been defined under section 213. I'm just referring you, and आप जाके उसको देख सकते हैं कि मतलब बिजनेस का मायने क्या होते हैं। इट इज, आई मीन, बिजनेस इज काफी एक्सटेंसिवली डिफाइंड है। और अगर आप जीएसटी की बात करें तो वहां तो उन्होंने कहा कि बिजनेस इंक्लूड्स एवरीथिंग इवन इफ इट इज नॉट फॉर द पिक्यूनरी बेनिफिट्स। तो अगर कोई पिक्यूनरी बेनिफिट नहीं है, फ्रीक्वेंसी भी नहीं है जीएसटी में, तो उसको भी हम बिजनेस मान के चलते हैं, इवन इफ इट इज अ सिंगल ट्रांजेक्शन, सो and even if it is not for a pecuniary benefit. Now coming to clause 11, which says whether books of accounts are prescribed under section 44AA. We all know कि जो प्रोफेशनल्स हैं जो कि 44AA में मेंशन है, और जो नोटिफाइड प्रोफेशनल्स हैं बाय वे ऑफ नोटिफिकेशन, उनके लिए बुक्स ऑफ अकाउंट प्रिस्क्राइब हैं, बिजनेस के लिए बुक्स ऑफ अकाउंट प्रिस्क्राइब नहीं है। इसलिए यहाँ पर आपको जब आप बिजनेस में लिखेंगे वहां पर नो लिखेंगे, लेकिन अगर इन द केस ऑफ प्रोफेशनल यू विल राइट कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर प्रिस्क्राइब्ड। लिस्ट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन एंड लिस्ट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट एग्जामिन। बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन मे बी डिफरेंट फ्रॉम द बुक्स ऑफ अकाउंट एग्जामिन। बुक्स इंक्लूड्स, आई मीन, ये 2 सब क्लोज 12A के अंदर हम बुक्स ऑफ को डिफाइंड है। एंड मोर इम्पॉर्टेंट इज टैक्स ऑडिट इज नॉट जस्ट कन्फाइंड टू बुक्स ऑफ अकाउंट्स। टैक्स ऑडिट के लिए आपको बहुत सारी चीजें देखनी पड़ेंगी, उनके एग्रीमेंट्स देखने पड़ेंगे, डॉक्यूमेंट्स देखने पड़ेंगे, इवन मिनट बुक्स देखनी पड़ेंगे। सो टैक्स ऑडिट हैज अ वेरी वाइड स्पेक्ट्रम, सो यू हैव गॉट ऑल द अपॉर्चुनिटीज कि आप उन सारी चीजों को देखें, पढ़ें, एंड अकॉर्डिंगली यू डू द ऑडिट। यू हैव टू सी द डॉक्यूमेंट ऑल्सो। डॉक्यूमेंट जो है 2 सब क्लोज 22AA के अंदर डिफाइन कर रखा है। डॉक्यूमेंट इंक्लूड्स एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स एज डिफाइंड इन क्लोज 1 of subsection 1 of the Information Technology Act, तो that includes even the IT Act के हिसाब से जो डॉक्यूमेंट्स हैं। Then we are coming to 44AA section, जो कि 44AA section है, जो कहती है कि every person who is carrying on legal, medical, engineering, architectural professions or the profession of accountancy, technical consultancy, इन लोगों के लिए books of accounts maintain करना as per section 44AA mandatory है। Going to the next clause, रूल 6F है, जहां प्रोफेशनल के लिए ये डिफाइन कर रखा है कि क्या क्या बुक्स ऑफ अकाउंट उनको मेंटेन करने पड़ते हैं, लाइक कैश बुक, जर्नल। और अगर मेडिकल प्रोफेशनल हैं तो उनको एक केस रजिस्टर भी फॉर्म नंबर 3C है, उसके अंदर उनको मेंटेन करना पड़ता है। और आई मीन डॉक्टर्स को जो स्टॉक्स हैं, आई मीन जो उनके पास में मेडिसिन हैं, ड्रग्स हैं, जो कंज्यूमेबल एक्सेसरीज हैं, ये मैंडेटरी है प्रोफेशनल्स के लिए। हमको देखना पड़ेगा कि वो वहाँ पर इन्वेंट्री मेंटेन हो रही है, और वो जितनी, जैसे परचेज दिखाते हैं हम इन्वेंट्री की, उसका कंजम्पशन दिखा के उसका क्लोजिंग स्टॉक निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द प्रोफेशनल्स, particularly doctors. Whether the profit and loss includes any profit and gains assessable on presumptive basis. So here it is a very important queries. यहाँ पर उन्होंने कहा कि whether the profit and gains includes any profit and gains assessable on presumptive basis, like 44AF या पहले 44AF हुआ 44AD। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि हम अगर मान लीजिए एक आपका क्लाइंट जो है ही इज डूइंग 2-3 बिजनेसेस, और अगर वो 2-3 बिजनेस करता है, और मान लीजिए
इफ वी टेक एन एग्जांपल कि हर बिजनेस में उसकी जो सेल है वो 70 लाख है मान लीजिए सपोज. So I have a very important question to all of you कि whether he can opt 44AD. Suppose if he wants to opt 44AD and even if he wants to, क्योंकि उसका ओवरऑल टर्नओवर 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है, बट उसके he has 3 different businesses. Here I would like to tell you कि इंस्टीट्यूट का जो गाइडेंस नोट है उसमें बड़ा क्लियरली उन्होंने लिखा है कि जिन बिजनेस में सपोज 2 बिजनेस हैं उसके जिसमें कि 44AD के लिए एलिजिबल बिजनेस हैं, दे आर 2 डिफरेंट बिजनेस एंड विच आर एलिजिबल फॉर 44AD, देन द गाइडेंस नोट ऑफ द इंस्टीट्यूट सेज कि जब हम टर्नओवर देखेंगे तो हम उन बिजनेस के टर्नओवर को एक्सक्लूड कर देंगे जो जिसमें हमने असेसी ने 44AD का ऑप्शन लिया है. तो इफ सपोज वो 44AD का ऑप्शन ले लेता है 2 बिजनेसेस के अंदर और अपना 8% या 6% प्रॉफिट दिखा देता है, तो जो एक तीसरा बिजनेस बच गया उसका टर्नओवर तो 70 लाख है. इट मींस ही इज नॉट और वो उसमें फिर उसको ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है बिकॉज बाकी 2 बिजनेसेस के अंदर उसने 44AD को टेकअप कर लिया. सो दिस इज द व्यू ऑफ द इंस्टीट्यूट कि जहां पर उन्होंने कहा कि जब हम टोटल, वैसे ये लिमिट पर पर्सन है यानी कि एसएससी की लिमिट है 1 करोड़ रुपए, लेकिन अगर बाकी के बिजनेस में आपने 44AD ऑप्ट कर लिया है देन द आईसीआई गाइडेंस नोट सेज कि हम उस टर्नओवर को उसमें से माइनस करते हैं. Clause 13 deals with method of accounting employed in the previous year. So here you have to write what is the method of accounting. It is mercantile system of accounting or cash system of accounting, whatever is there. And subsection B, subclause B says whether there has been any change in the method of accounting employed. Agar if there is any change, you have to report that change here. और उस चेंज की वजह से क्या इम्पैक्ट आया है, प्रॉफिट हमारा बढ़ा है या घटा है, दैट ऑल्सो टू बी रिपोर्टेड हियर. Then the next clause D, which says whether any adjustment is required to be made to the profit or loss for complying with the provisions of income computation and disclosure standard notified. I think my dear students, you all must be aware about के section 145(2) में जो government को power थी कि by exercising that power under section which was given under section 145(2), so they have issued their own income computation disclosure standard ICDS. So income computation and disclosure standard उन्होंने 10 बनाए हैं और ये 10 अकाउंटिंग 10 ICDS के हिसाब से आपको इनकम कंप्यूट करनी है. और अगर आपने जो इनकम कंप्यूट करी है और जो ICDS के हिसाब से जो इनकम बनती है उसमें अगर कोई एडजस्टमेंट है तो वो हमको यहाँ पर रिपोर्ट करना है और उस ICDS के इम्पैक्ट की वजह से इफ देयर इज एनी इंक्रीज इन प्रॉफिट और डिक्रीज इन प्रॉफिट वो यहाँ पर अपने को मेंशन करना है. ICDS अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है जिसके लिए वी नीड सम मोर टाइम टू डिस्कस, बट आई हैव जस्ट मेंशन ICDS हियर जो हमारे पास 10 उनके नाम मैंने यहाँ पर लिखे हैं. One ICDS 1 deals with accounting policies. ICDS 2 deals with valuation of inventory. Valuation of inventories में almost AS2 के हिसाब से ही इसमें बात करी गई है कि हमको lower of cash, I mean lower of cost और realizable value पे करना है. बट एक जो डेविएशन होता है यू मस्ट ऑल बी अवेयर अबाउट कि ICDS भी ये वाली बात कहता है और सेक्शन 145 में भी ये वाली बात कही गई कि हमको अपने ओपनिंग स्टॉक को, अपनी परचेज को, अपनी सेल को और अपनी क्लोजिंग स्टॉक को एडजस्ट करना है फॉर एनी इनडायरेक्ट टैक्स जो कि हमने पे किया, लाइक वेदर वी पेड कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, GST, राइट, एंड इफ वी पेड एनी सर्विस टैक्स. लेकिन यहाँ पर चूंकि ये डेविएशन है, हम लोग चूंकि एक्सक्लूसिव मेथड ऑफ अकाउंटिंग यूज करते हैं और जब हम एक्सक्लूसिव मेथड ऑफ अकाउंटिंग यूज करते हैं और जो सपोज जो आज हमने गुड्स परचेज किया है उसके ऊपर जो GST है, वी डोंट ट्रीट GST एज अवर टर्नओवर. रीजन बीइंग कि GST हमारा जो टैक्स लायबिलिटी है उससे एडजस्ट हो जाता है, तो हम उसको अपनी ओपनिंग स्टॉक में, परचेज में, सेल में, क्लोजिंग स्टॉक में इंक्लूड नहीं करते हैं. और इंस्टीट्यूट का जो गाइडेंस नोट है, यू गो थ्रू द गाइडेंस नोट, तो उसमें क्या ये रेवेन्यू न्यूट्रल है. अगर हम उसको जोड़कर एडजस्टमेंट करेंगे तो इम्पैक्ट नहीं आता. इंस्टीट्यूट का आज तक यही व्यू है
कि इम्पैक्ट नहीं आता है। तो हमको लेकिन जब हम व्हेन वी आर रिपोर्टिंग हियर कि कोई डेविएशन है आई मीन हमारा 145(2) से, तो वहां पर अपने को ये मेंशन करना है कि यस डेविएशन है, हमने वी आर डेविएटिंग फ्रॉम द व्हाट सेक्शन 145 सेज कि आपको उसके अंदर इंक्लूड करना है टैक्सेस को विच वी आर नॉट इंक्लूडिंग टैक्स ड्यूटीज एंड सेस को, बट सिंस इट डज नॉट हैव एनी इम्पैक्ट ऑन द प्रॉफिट, तो उसका इम्पैक्ट निल है। दिस वी हैव टू मेंशन। ICDS 3 इज ए कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट विच सेज कि आपको जो अकाउंटिंग करनी है वो परसेंटेज कंप्लीशन मेथड के हिसाब से करनी है। ICDS 4 इज रेवेन्यू रिकॉग्निशन विच स्पीक्स अबाउट कि आपको रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज करनी है। अगर सेल ऑफ गुड्स है तो जब हमारा रिस्क एंड रिवार्ड ट्रांसफर हो जाता है तब हमको रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना है। सर्विसेज के केस में व्हेन वी रेंडेड द सर्विसेज तब हमको रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना है। इंटरेस्ट के केस में टाइम इज वैल्यू ऑफ मनी, तो टाइम के हिसाब से अपने को रिकॉग्नाइज करना होता है। सो ऑल दीज थिंग्स आर देयर, बट दिस है कि जैसे अगर हमारा कोई इनकम टैक्स रिफंड है तो इनकम टैक्स इसका मतलब तो ये कि अगर मैं टाइम की बात करूं तो मैंने जिस दिन से रिटर्न भर दिया और मैं रिफंड के लिए एलिजिबल भी हो गया 143(1) की प्रोसेसिंग के हिसाब से, तो मुझे इंटरेस्ट क्योंकि मेरे को वहां पे बुक कर लेना चाहिए। बट फॉर इनकम टैक्स रिफंड इंटरेस्ट के लिए उन्होंने कहा कि आपको जब जिस साल में वो टैक्स और रिफंड और इंटरेस्ट मिलेगा उस साल की इनकम में हमको उसको दिखाना है। ICDS 5 deals with tangible fixed asset. It talks about fixed asset को किस तरीके से हमको रिकॉर्ड करना है। चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज, अगर हमने कोई फॉरेन लोन ले रखा है किसी कैपिटल एसेट्स के लिए, उसकी वजह से अगर कोई फॉरेन एक्सचेंज का जो डिफरेंस है उसको हमको किस तरीके से कैपिटल, नॉर्मली हमको उसमें से पुट टू यूज से पहले का जितना भी चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस है वो हम फिक्स एसेट जो हमारी एक्वायर्ड हुई है उस फॉरेन एक्सपोज फॉरेन लोन से उसमें हम प्लस माइनस करके ले जाते हैं। गवर्नमेंट ग्रांट्स जो हमको मिली है, दे टॉक अबाउट कि अगर गवर्नमेंट ग्रांट्स आपको मिल गई है तो आपको उसको इनकम में दिखाना ही दिखाना है। गवर्नमेंट ग्रांट्स के केस में भी से कि अगर इफ इट रिलेट्स टू द कैपिटल एसेट तो आप कैपिटल एसेट्स में से माइनस कर दीजिए उसको, और अगर ये कैपिटल एसेट्स की नहीं है, रेवेन्यू नेचर की है, देन इट बिकम्स योर इनकम और अपने इनकम में उसको दिखाना है। सिक्योरिटीज के बारे में दिस से अबाउट कि इफ यू आर डूइंग ट्रेडिंग इन द सिक्योरिटीज, शेयर्स में, डिवेंचर्स में, तो फिर आपको कैटेगरी वाइज उनका वैल्यूएशन करना है, लोअर ऑफ कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू। बोरोइंग कॉस्ट के बारे में ICDS 9 ये कहता है कि आपकी जो बोरोइंग कॉस्ट है वो पुट टू यूज से पहले जो भी बोरोइंग कॉस्ट है वो आपको कैपिटलाइज करनी है, यू विल नॉट चार्ज टू रेवेन्यू। एंड द ICDS 10 डील्स विद द कंटिजेंट लायबिलिटी। एक बात मैं आपको बता दूं, जब ये ICDS आए थे तो दिल्ली हाई कोर्ट में जो चैम्बर ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स करके जो एक केस फाइल हुआ जिसके अंदर उन्होंने कहा कि आप 145(2) से ICDS में लाकर उसको मैंडेटरी बैकिंग नहीं मिलती है क्योंकि वो खाली आपको वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, तो दैट इज व्हाई दे हैव मेड ऑल द अमेंडमेंट, जहां जहां हर सेक्शन में मतलब ICDS की जो लैंग्वेज है उसको हर सेक्शन के अंदर डाल दिया गया है। तो अब वो ICDS को स्टैच्यूटरी बैकिंग मिल गई है एंड वी हैव टू फॉलो these ICDS. Now there is no dispute. Now we are coming to clause number 14. Clause number 14 deals with method of valuation of the closing stock in case of deviation from the method of valuation prescribed under section 145, which we have already discussed. 145A वाली बात जो थी कि जो मेथड ऑफ वैल्यूएशन है जिसके अंदर वो टैक्स ड्यूटी सेस को जोड़ने की बात करते हैं, हम उसको नहीं इंक्लूड करते हैं बिकॉज वी आर मेंटेनिंग एक्सक्लूसिव मेथड ऑफ अकाउंटिंग एंड इंस्टीट्यूट का गाइडेंस नोट ये कहता है कि दैट्स अ करेक्ट मेथड एंड देयर इज नो impact. So we can say that there is a deviation, but there is no impact on profit or loss. This is all about section 145A, which says कि further adjusted to include the amount of any tax, duty, cess or fees, उसको हमको उसमें include करना होता है. Paid or incurred by the assessee to bring the goods to the place of its location and condition as on date of valuation. इसमें 145A के अंदर जो क्लॉज बी है वो कहता है कि इंटरेस्ट रिसीव बाय एन एसएससी ऑन कंपनसेशन और इनहांस कंपनसेशन एज द केस में बी शैल बी डीम्ड टू बी द इनकम ऑफ द ईयर। अगर हमको कोई कंपनसेशन के ऊपर इंटरेस्ट मिला है या फिर अगर मान लीजिए इनहांस्ड कंपनसेशन है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिला है वो हमारी इनकम उस साल की मानी जाएगी जिस साल एक्रूअल बेसिस पर नहीं होगा, ये रिसीट बेसिस पर होगा। जिस साल में हमको रिसीव हुआ है उस साल में ये इनकम मानी जाएगी।
clause 15. This clause 15 deals with capital assets converted into stock in trade. So normally we see कि if अगर कोई capital asset है और अगर वो capital asset हमने stock in trade में convert कर दिया, तो we all know there is one section 45 subsection 2. 45 subsection 2 ये कहता है कि जब अगर हमने कोई capital asset को stock in trade में convert कर दिया है, तो जो उसकी fair market value है, that would be the consideration for section 48. लेकिन जो कैपिटल गेन की लाइबिलिटी आएगी दैट वुड बी इन द ईयर व्हेन इट इज सोल्ड. तो जिस साल में हम इसको सेल कर देते हैं या अदरवाइज ट्रांसफर कर देते हैं, उस साल में हमारी कैपिटल गेन की टैक्स लाइबिलिटी आती है. लेकिन हमने जब इसको ट्रांसफर किया है बिजनेस के अंदर कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में, तो अपने को वहां पर जो है, जो उस दिन जो फेयर मार्केट वैल्यू है, वो हमारे यहाँ कंसिडरेशन माना जाएगा. हियर द पॉइंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर कि हमको ये पता करना पड़ेगा, ये हमको बैलेंस शीट से दिख जाएगा कि अगर मान लीजिए देयर इज एनी कैपिटल एसेट वेदर इट इज कन्वर्टेड इनटू स्टॉक इन ट्रेड एंड इफ दैट हैपेंस, या अगर मान लीजिए शेयर्स हैं हमारे पास में एज ए कैपिटल एसेट रखे हुए थे और अब हमने कहा कि हम शेयर्स की ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं, इट इज कन्वर्टेड इनटू स्टॉक इन ट्रेड, तो वहां पर हमको सेक्शन 45(2) के हिसाब से इसका ट्रीटमेंट करना है. दिस यू मस्ट बी अवेयर अबाउट. This is the definition of transfer, section 245(2). As we have already discussed, this deals with the conversion of capital asset into stock in trade. इसके बाद में हम क्लोज 16 की बात करते हैं. क्लोज 16 में इट सेज कि अमाउंट नॉट क्रेडिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. तो अगर ऐसा अमाउंट जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ है, बट द आइटम विच within the scope of section 28, section 28 is a charging section for business income. तो अगर उससे रिलेटेड कोई ऐसी इनकम है जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर नहीं आई है, वो हमको यहाँ पे रिपोर्ट करनी है. इसके अलावा फॉर्मा क्रेडिट, ड्रॉबैक, रिफंड ऑफ ड्यूटी, कस्टम, अगर इस तरीके का कोई भी है आइटम, वो आपको रिपोर्ट करना है. कोई एस्केलेशन क्लेम हमको हमारा एक्सेप्ट हो गया है ड्यूरिंग द ईयर और हमने P&L में रिकॉर्ड नहीं किया है. नॉर्मली कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एस्केलेशन क्लेम होता है. अगर इस तरीके का कोई एस्केलेशन क्लेम है और वो एक्सेप्ट हो गया, यू नो दैट इट हैज बीन एक्सेप्टेड, लेकिन हमने अपनी इनकम में नहीं बुक किया है, वो हमको यहाँ पर दिखाना पड़ेगा. एनी अदर आइटम ऑफ इनकम अगर आपके नोटिस में विच हैज नॉट गॉन थ्रू द P&L अकाउंट, वो दिखाना पड़ेगा. इवन कैपिटल रिसीट अगर कोई है तो आपको यहाँ पे शो करनी पड़ेगी. दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 28 ऑफ द विच इज द चार्जिंग सेक्शन. क्लोज 17. क्लोज 17 वी ऑल नो about section 43CA and section 50C. Clause 17 asks you where any land or building transferred during the previous year for a consideration less than value adopted or assessed or assessable by the authority of state government referred to in section 43CA or 50C. We all know कि आज अगर हमको कोई भी फिक्स एसेट, I mean कोई भी एसेट which is land or building, so it is land और बिल्डिंग और लैंड एंड बिल्डिंग व्हाटएवर इट इज, अगर वो हमने ट्रांसफर करी है तो वो नॉर्मल प्रोविजन ये है कि हमको उसको जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है उस पर ट्रांसफर करना पड़ता है. वो बिल्डिंग हमारी कैपिटल एसेट भी हो सकती है. व्हेन इट इज ए कैपिटल एसेट तो 50C अट्रैक्ट करता है, एंड व्हेन इट इज नॉट ए कैपिटल एसेट, अगर वो स्टॉक इन ट्रेड है, मेरा काम है प्लॉट्स में डील करना या फ्लैट्स बनाकर बेचना, तो 43CA डील करता है. इसमें एक एक्सेप्शन है. पहले इसमें 5% का डिफरेंस था, 5% फ्रॉम द ट्रांजैक्शन वैल्यू, एंड नाउ इट हैज बीन टू 10% ऑफ द, तो इतना मार्जिन चलेगा कि हम 10%, तो इट कम्स अराउंड 91% ऑफ द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू आपका कंसिडरेशन हो सकता है अगर हम ऑलमोस्ट ऐसे कैलकुलेट करेंगे तो, क्योंकि ट्रांजैक्शन वैल्यू जो है वो प्लस डिफरेंस ऐड करने के बाद में दैट शुड नॉट एक्सीड 10%. अब अगर कोई ऐसे ही ड्यूरिंग द ईयर अगर कोई एसेट ट्रांसफर करी गई है, अगर आप बिल्डर का केस कर रहे हैं जहां पर कि सारी प्लॉट्स एंड फ्लैट्स बेचे गए हैं, उस केस में तो हर केस में आपको देखना पड़ेगा कि हमने जो 43CA के हिसाब से, यानी कि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू के हिसाब से अगर कोई कम वैल्यू में ट्रांजेक्शन किया है, यू हैव टू रिपोर्ट इट हियर. तो डिटेल ऑफ प्रॉपर्टी मांगता है आपसे, कंसीडरेशन रिसीव्ड या कंसीडरेशन एक्रूड कितना हुआ और वैल्यू कितनी है अडॉप्टेड, असेस्ड और असेसिबल
ये आपको यहाँ पर क्लॉज 17 में मेंशन करना है। 43 CA we already discussed here. Section 50C we already, इसमें there are so many things. अगर you can challenge the valuation as per I mean you can challenge के सब ये जो value है ये मतलब both the cases 43 CA में भी और 50C के अंदर आप ये challenge कर सकते हैं before the assessing officer के जो value है हमारी stamp duty value is not a fair market value. Fair market value section 2 में define कर रखी है और जो stamp duty value है that is a fixed value. So stamp duty value can never be a fair market value. So for that we can challenge before the 50C subsection 2 के अंदर हम before the assessing officer की ये value जो stamp duty value है it's not a fair market value. In that case the assessing officer is duty bound to refer the matter to the valuation officer और उसके बाद में अगर valuation officer की जो report आएगी that he has to make assessment according to the value or valuation report of the valuer. So this is all about 43CA and 50C. आपको देखना है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी का कोई भी ड्यूरिंग द ईयर अगर कोई ट्रांजेक्शन हुआ है चाहे वो एज ए हमारी सेल में पड़ा हो एज ए ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर पड़ा हुआ है या हमारे बैलेंस शीट में हमने एसेट में से अगर है तो यू हैव टू चेक कि वेदर द ट्रांजेक्शन हैज बीन डन एज पर द प्रोविजन ऑफ 53CA और सेक्शन 50C व्हिचएवर इज एप्लीकेबल. There are certain amount which are debited to the P&L account. बहुत सारी ये जो हमने पहले अभी डिस्कस किया था कि बहुत सारी सेक्शन है जिसमें हमको छूट मिलती है 32AC, 32AD, 33AB, 35 साइंटिफिक रिसर्च वगैरह के लिए उस अमाउंट को यहाँ पर अपने को मेंशन करना है. विल नॉट डिस्कस ऑन इट. अभी बहुत सारे क्लोजेस बचे हुए हैं एंड टाइम बहुत शॉर्ट है. I don't think we'll be able to complete it in a very short time. Clause number 22. Any sum paid to an employee as bonus or commission for services rendered where such sum was payable to him as profit or dividend. ये बहुत important 36(1) clause 2 है. वो ये कहता है कि any sum paid to an employee as bonus or commission for services rendered where such sum was payable to him as profit or dividend. So what it says, in fact अगर मान लीजिए मैं इसको एक एग्जांपल देके बताऊं कि एक हस्बैंड वाइफ की कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और हस्बैंड वाइफ उसमें से सैलरी लेते हैं या उनको कमीशन दी जा रही है या कुछ भी ऐसा अमाउंट दिया जा रहा है. सो द डिपार्टमेंट, क्योंकि एक्चुअली क्या है हमने क्या करा कि डिविडेंड अगर हम पे करते हैं तो या तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स लगेगा या आगे के सालों में वो हमारी इनकम में इंक्लूड हो जाएगा, डीडीटी खत्म हो गया. तो टू अवॉइड डिविडेंड, क्योंकि डिविडेंड इज नॉट अ चार्ज ऑन द P&L अकाउंट, वेयर एज अगर मैं सैलरी बोनस कमीशन अगर दे देता हूं तो वो चार्ज है P&L अकाउंट के अंदर. तो आपने अगर मान लीजिए हस्बैंड वाइफ डायरेक्टर है, उनको सैलरी बोनस अनरीजनेबल अमाउंट मान लीजिए दे रखा है बोनस और कमीशन का, तो इन दैट केस द असेसिंग ऑफिसर मे हैव एन ओपिनियन कि ये जो अमाउंट आपने पे किया है ये आपको अलाउ नहीं होगा क्योंकि दिस शुड बी ट्रीटेड एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड. सो दैट इज व्हाई वी हैव टू सी कि हमको मतलब किस तरीके से ये देखना है अपने आप को, क्योंकि ये इट्स अ डिस्प्यूटेड एरिया कि हम अगर जो भी सैलरी दे रहे हैं अपने डायरेक्टर्स को, बोनस कमीशन वट एवर वी आर पेइंग टू, वो मतलब कितना रीजनेबल है, सो दैट के द ऑफिसर कल को ये व्यू पॉइंट नहीं ले सके कि दैट दिस इज हिट बाई सेक्शन 36(1) क्लोज 2 और वो हमको इसको मतलब ये डिविडेंड मान के इसको ट्रीट करें. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. और ये हमको नाउ आई एम कमिंग टू क्लोज बी ऑफ आई एम सब क्लोज बी ऑफ द क्लोज 20 which talks about details of contribution received from the employees referred to in section 36(1)(VA. ये अगेन बड़ा हुट किक है आज की डेट में, बहुत सारी अपील्स हम लोगों ने फाइल कर रखी हैं. एक्चुअली सेक्शन 224 सेज कि जो भी आप एम्प्लॉय से कंट्रीब्यूशन रिसीव करते हैं चाहे वो प्रोविडेंट फंड का हो या ESI का हो, दैट इज योर इनकम नंबर 1. और वो इनकम 36(1)(VA) के अंदर वो आपको एज ए एक्सपेंसेस तब आपको उसका बेनिफिट मिलता है जब आपने उसको ड्यू डेट तक पे कर दिया है. कौन सी ड्यू डेट तक पे कर रखा है वो उन्होंने लिखा वहां पर कि आपने उस एक्ट के अंदर जो यानी प्रोविडेंट फंड में एक्ट में जो ड्यू डेट है पे करने की या ESI एक्ट के अंदर जो ड्यू डेट है उस तक अगर आपने पे कर दिया है तब आपको बेनिफिट मिलेगा. एंड देयर आर वेरियस आई मीन अब ये क्या है कि चूंकि हम लोग तो एंड वी हैव टू डू इट कि अगर मान लीजिए
वो डिलेड पेमेंट करा है तो हम वो डिलेड, हमें तो वो एक्चुअल डेट डालनी है जिस डेट में पेमेंट किया। तो सीपीसी जो है उसके बेसिस पर हमारी डिमांड निकाल देता है, वो डिसअलाउ कर देता है। तो पहला प्रश्न तो जो इम्पोर्टेंट जो हम लोगों ने अपील फाइल करी है उसमें ये है कि क्या सीपीसी को पावर है ये करने की, नंबर 1 पॉइंट। तो जहां तक मेरा मानना है सीपीसी हैज नो पावर टू मेक सच टाइप ऑफ करेक्शन, so that is why we have disputed this issue also, that CPC has no power. Secondly, there are Rajasthan High Court, there are various courts decisions कि जब वो मैंने contribution, and when we see the definition of contribution in the respective head, maybe ESI and PF, contribution include employee contribution and employer contribution. So when the contribution include employee contribution and employer contribution, तो अगर वो मैंने 139(1) तक की जो मेरी 43B के अंदर ड्यू डेट है वहां तक अगर मैंने पे कर दिया है तो मुझे उसका बेनिफिट मिलना चाहिए। दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट है। तीसरी एक और बहुत इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट है कि डिलेड रिटर्न्स में जब प्रोविडेंट फंड वाले मेरे कंट्रीब्यूशन को एक्सेप्ट करते हैं, वहां पर भी अगर मैं डिलेड पे कर देता हूं विद इंटरेस्ट तो दे आर एक्सेप्टिंग, देन व्हाई द इनकम टैक्स इज नॉट एक्सेप्टिंग? क्योंकि अगर मैंने अल्टीमेटली पे कर ही दिया है विद इंटरेस्ट एंड दैट ऑप्शन इज अवेलेबल इन दैट एक्ट, ईएसआई एक्ट के अंदर या प्रोविडेंट फंड एक्ट के अंदर ये ऑप्शन है कि हम उसको ड्यू डेट के बाद भी जमा कर सकते हैं। सिंस दैट ऑप्शन इज गिवन देयर, देन द एक्सपेंसेस मस्ट बी अलाउड एंड वी आर गेटिंग फेवरेबल ऑर्डर। बट आपको ऑडिट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये निकालना है कि हमारी जो ड्यू डेट क्या थी उस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर, रिस्पेक्टिव एक्ट में, और हमने किस डेट में उसको पे किया। 224 क्लॉज 10 में उन्होंने कहा है कि ये आपकी इनकम मानी जाती है। कोई भी अमाउंट क्लॉज 21 के हिसाब से अगर आपने पीएनएल में डेबिट कर दिया है, वेदर इट इज इन द नेचर ऑफ कैपिटल नेचर, पर्सनल नेचर, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर जो कि पॉलिटिकल पार्टीज के, वो डिटेल अपने को यहाँ पर कैपिटल नेचर, पर्सनल नेचर, इफ इट इज चार्ज टू द पीएनएल अकाउंट, वो यहाँ पर आपको मेंशन करना है। इट्स नॉट मच अबाउट amount inadmissible under section 40A. This is an important point. 40AI. 40AI means कि जब आप किसी नॉन रेजिडेंट को पेमेंट करते हैं, कोई भी पेमेंट करते हैं, एनी सम चार्जेबल टू टैक्स, कोई रॉयल्टी पे करते हैं, कुछ भी फी फॉर टेक्निकल सर्विस पे करते हैं टू एनी नॉन रेजिडेंट, जिसके ऊपर वी आर रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टीडीएस एंड वी हैव नॉट डिडक्टेड, और वी हैव डिडक्टेड बट नॉट पेड, तो वो अगर इस तरीके का कोई भी हमने डिफॉल्ट किया है टीडीएस का, वो अपने को यहाँ पर मेंशन करना है। दिस इज अबाउट 40AI and there is one more section which is known as 40AIA. So 40AIA deals with कि अगर वो यहाँ पर जो हमने अपने इंडियन रेजिडेंट को अगर हमने कोई पेमेंट किया है और टैक्स जिसके ऊपर हमको टीडीएस काटना है और टीडीएस नहीं काटा, या टीडीएस काटा लेकिन जमा नहीं कराया, वो डिटेल अपने को यहाँ पर देनी है। 40A and 40AIA। इसके अलावा वेल्थ टैक्स, रॉयल्टी, लाइसेंस फीस वगैरह, इसके ऊपर अगर हमने कोई टीडीएस नहीं काटा है, सैलरी पेबल आउटसाइड इंडिया है, उसके ऊपर अगर हमने टीडीएस नहीं काटा है, वो सारे टीडीएस के डिफॉल्ट को आपको यहाँ पर देना है और टीडीएस को बड़े अच्छे से आपको चेक करना है। 40A3 again a very important area for the students, for the articles to work. कोई भी अगर पेमेंट है on the basis of the examination of books of account and other relevant documents, whether the expenditure covered under section 40A3 read with rule 6DD were made by account pay check drawn on a bank draft. If not, so the law is कि आपको अगर 10,000 रुपए से ज्यादा का कोई भी एक्सपेंडिचर है, 40A3 and 40A3A, there are two sections. 40A3 ये बोलता है कि कोई भी एक्सपेंडिचर जो है वो 10,000 तक ही हम मतलब कैश में पेमेंट, आई मीन अदर देन अकाउंट पे चेक कर सकते हैं, बाकी नहीं कर सकते। यू हैव टू फाइंड इट आउट कि कोई ऐसा एक्सपेंडिचर है इन ए डे, इन ए वन पर्टिकुलर डे टू वन पर्सन, अगर हमने 10,000 रुपए से ज्यादा का पेमेंट अदरवाइज देन अकाउंट पे चेक किया है, यू हैव टू रिपोर्ट इट, नंबर 1। इसके बाद में एक नई सेक्शन आई इसके अंदर 40A3A। 40A3A टॉक्स अबाउट कि अगर सपोज एक्सपेंडिचर हमारा पिछले साल का है, क्रेडिटर खड़ा हुआ था, और अगर हमने उसको यहाँ पर पे करा है तो वो भी अपने को यहाँ पर रिपोर्ट करना है, दैट अगेन विल बी डिसअलाउड। सो मीनिंग देयर बाय कि 40A3 के अंदर करंट ईयर का एक्सपेंडिचर डिसअलाउ हो जाएगा,
if it is paid otherwise then account by check. And 43A के अंदर वो expenditure disallow हो जाएगा which pertains to previous year but paid in this year, otherwise then account by check. 48(7) जो section है that deals with the provision for payment of gratuity. So provision, any provision made for gratuity, if we have made in the books of accounts, that is not allowable. वो allow नहीं होता है. हम अगर हमने मान लीजिए कोई जैसे LIC से annuity मिलती है and we are paying any annuity, उसका हम premium pay कर रहे हैं, वो फिर LIC will make the payment for gratuity on retirement or superannuation. तो वो allow है, लेकिन provision is not allowed. So this we have to see if any provision has been allowed for has been made in the books of account for gratuity, that would not be allowed. Any sum paid by the assessee as an employer not allowable under section 49 में unrecognized provident fund वगैरह का जो payment है वो allow नहीं होता. I think will अभी 1:30 हो गए हैं. We'll take up, थोड़ा सा fast करते हैं. Amount of interest inadmissible under section 23 of the micro, small and medium enterprise. This is a very interesting section. इसमें मैं आपको बताऊं कि ये जो डिसअलाउंस है ये इनकम टैक्स में डिसअलाउंस नहीं है. आप अगर देखें कि वो कहते हैं कि साहब अगर आपने कोई MSME है और MSME वालों जो हमारे MSME में रजिस्टर्ड क्लाइंट हैं, मतलब क्रेडिटर्स हैं, और हमने उनको 45 दिन तक पेमेंट नहीं किया है, तो जो RBI का बैंक रेट है उसके 3 टाइम्स हमको उनको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा. नंबर 1 पॉइंट. तो आपको अगर इफ यू हैव नॉट पेड विद इन 45 डेज और वो 3 टाइम हमको उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और वो इंटरेस्ट अलाउड नहीं है. अब ये इंटरेस्ट अलाउड कहां पर नहीं है? वो MSME एक्ट के अंदर नहीं है, और MSME एक्ट इज एन ओवरराइडिंग एक्ट, तो वो ये कहता है कि इसकी डिडक्शन आपको इनकम टैक्स में नहीं मिलेगी. सो दैट इज व्हाई दे आर सेइंग कि अगर आपने कोई ऐसा इंटरेस्ट जो आपने पे करा है MSME को, और दैट वुड नॉट बी अलाउड. अदरवाइज आप नॉर्मल इंटरेस्ट देते हैं, दैट इज अलाउड, लेकिन ये वाला इंटरेस्ट बिकॉज ऑफ दिस सेक्शन 23 के हिसाब जो सेक्शन 23 है MSMED एक्ट की, दैट सेज कि इंटरेस्ट नॉट टू बी अलाउड एज डिडक्शन फ्रॉम इनकम. सो दिस वी हैव टू रिपोर्ट इट हियर. ये डिसअलाउंस जो हमारा है वो MSMED एक्ट का है. Particulars of payment made to person specified under section 48(2)(b. You all know 48(2)(b) के अंदर relatives की बात आती है, और अगर हमने relatives को कोई भी पेमेंट करा है तो उसकी डिटेल हमको देनी पड़ती है. ये दिस इज नियरली एन इन्फॉर्मेशन. आप कोई डिसअलाउंस नहीं कर रहे हैं, आपको ये इन्फॉर्मेशन देनी है कि अगर हमने रिलेटिव से कोई परचेज करी है वो हम यहाँ पर देंगे. रिलेटिव्स को कोई अगर हमने सैलरी दी है, इंटरेस्ट दिया है, रेंट दिया है, whatever we have paid to the relatives, that we have to report it here. वो रीजनेबल है या अनरीजनेबल है ये हमको नहीं चेक करना है. रीजनेबल और अनरीजनेबल जो है वो EO विल डिसाइड. Now we are coming to clause number 25, which deals with section 41. It's a very important section, which says that where any allowance or deduction has been made in respect of loss, expenditure or trading liability by the assessee and subsequently recovered. So the meaning thereby, अगर मान लीजिए आपने कोई अमाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ऑलरेडी डेबिट कर रखा है, कोई डिडक्शन ले रखी है, कोई अलाउंस ले रखा है, और अब वो मान लीजिए डेबिट करने के बाद में सब्सिक्वेंटली वो रिकवर हो जाता है. सपोज आपने बैड डेट्स भी कहीं डाल रखे हैं, मान लीजिए P&L में चार्ज कर दिया. व्हेन वी रीड अबाउट द बैड डेट्स प्रोविजन, देयर सेज कि अगर आप जिस साल बुक्स में राइट ऑफ कर देंगे, यू विल गेट द बेनिफिट सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस. तो अगर मान लीजिए उसमें से कुछ रिकवरी हो जाती है, दैट इज अलाउएबल. सिमिलरली अगर आपने कोई और पैसा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में या कोई टैक्सेस सपोज आपने डेबिट कर रखे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, एंड सब्सिक्वेंटली दे रिकवर, सो दैट बिकम्स योर इनकम. सो इफ इट इज नोन एज ए remission of any liability, that is known as. Then we are coming to 43B. 43B we all know कि जितने भी टैक्स ड्यूटीज हैं वो in any case that must be paid before the 139(1) की जो ड्यू डेट है तब तक वो पे हो जानी चाहिए. And if it is not paid, then this will not be allowed. तो हमको ये डिटेल देनी है कि जो कौन से हमारे जो ऐसे टैक्स ड्यूटीज हैं 31 मार्च को पेबल थे, and that whether they have been paid. तो that is why जब आप हम लोग भी ये करते हैं कि बैलेंस शीट में जो लाइबिलिटी निकल रही है उसके सामने ही डेट डाल दीजिए कि when it is paid. तो वो जब आप रिपोर्ट बनाएंगे ना तो वो उसके आगे भी लिखा हुआ है कि पेड ऑन दिस डेट. सो दिस, और जो हमने चालान से पे किया है या हमने GST लाइबिलिटी को ऑफसेट किया है वो अपने पास में जरूर एक बार देख लीजिए हाउ इट हैज बीन पेड. अदरवाइज दिस एक्सपेंडिचर, दिस टैक्स जो हमने डेबिट कर रखा है, जो लाइबिलिटी में खड़े हुए हैं, विल नॉट बी अलाउड.
I'm coming to clause number 28. This says कि अगर कोई कंपनी है, I mean whether during the previous year the assessee has received any property being shares of a company, not being a company in which the public are substantially interested, without consideration or for inadequate consideration. 56(2)(7)(b) is relevant. 56(2)(7)(b) के अंदर अगर कोई मतलब हमने पैसा रिसीव किया है, so if assessee has received any consideration for issue of shares which exceeds the fair market value of the shares, तो अगर वो फेयर मार्केट वैल्यू से ज्यादा है, फेयर मार्केट वैल्यू कैसे हम निकालेंगे, उसके लिए रूल्स 11(u)(a) एंड 11(u) है, जिसके अकॉर्डिंगली फेयर मार्केट वैल्यू निकाली जाएगी। और उस फेयर मार्केट वैल्यू से अगर कोई ज्यादा कंसिडरेशन रिसीव हुआ है, दैट इज योर इनकम अंडर सेक्शन 56(2)(7)(b, particularly in the case of shares, for issue of shares. And then we go to 56(2) clause 9. It's very important. अगर मान लीजिए आपने कोई किसी एक इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई नेगोशिएशन किया है और उस नेगोशिएशन में अगर आपको कोई कंसिडरेशन मिला एज ए एडवांस एंड अल्टीमेटली ट्रांसफर हैज नॉट टेकन प्लेस, तो जो पहले ये प्रोविजन था कि इसको हम अपनी कैपिटल एसेट की, जो कैपिटल एसेट जिसके लिए नेगोशिएशन हुआ था, जिसके लिए एडवांस मिला है, उसकी कॉस्ट में से माइनस कर देते थे, देन इट वाज ट्रीटेड एज ए कैपिटल रिसीट। तो उस तरीके से कुछ मैनिपुलेशन होने लगे, जिसके लिए नाउ द गवर्नमेंट हैज सेड कि अगर आपने फोरफीट कर लिया उस अमाउंट को, दैट वुड बी योर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज 56(2) clause 9 के अंदर। This hundi, now I'm coming to one very important point. एक सेक्शन 92C है, जो हम ट्रांसफर प्राइसिंग की अगर बात करते हैं, तो ट्रांसफर प्राइसिंग के अंदर प्राइमरी एडजस्टमेंट होती हैं। प्राइमरी एडजस्टमेंट मींस कि अगर मान लीजिए सपोज हमने अपनी किसी एसोसिएट कंपनी जो कि आउटसाइड इंडिया है, एसोसिएट कंपनी से अगर हमने कोई ट्रांजेक्शन्स किया है और ट्रांजेक्शन करने के बाद में श्यू मोटो हमने अपनी रिटर्न में ही कह दिया कि अगर मान लीजिए हमने कोई परचेज करी है, सपोज परचेज ऑफ गुड्स और परचेज ऑफ सर्विसेज, मतलब किसी भी अपनी एसोसिएट कंपनी से, एसोसिएट एंटरप्राइजेस से, एंड अगर हम खुद ही श्यू मोटो ये मान लेते हैं कि हमने जो उनसे परचेज करी है वो आर्म्स लेंथ पर नहीं थी, बल्कि हमने ज्यादा पैसा दे रखा है, तो दिस इज नोन एज प्राइमरी एडजस्टमेंट, जो हमें अपने रिटर्न में करनी पड़ती है। या सेकंड सिचुएशन इज ये कि अगर हमने एओ ने कहा, हमने कोई ट्रांजेक्शन किया था और एओ हैज मेड एन एडजस्टमेंट कि आर्म्स लेंथ पर नहीं है, और उसने आपने मतलब इफ सपोज यू हैव परचेज समथिंग गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम आउटसाइड इंडिया फ्रॉम एनी ऑफ योर एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस, और वो आर्म्स लेंथ पर नहीं है, तो एओ ने हमारी इनकम का एडिशन कर दिया कि आपने नहीं आपने जो परचेज करी है वो ज्यादा वैल्यू पे कर ली है, वेयर एज उसकी वैल्यू कम है, तो दे हैव मेड एनी एडजस्टमेंट इन माय असेसमेंट अकॉर्डिंगली, एंड हमने उस एओ ने जो एडजस्टमेंट करी थी उसको एक्सेप्ट कर लिया। तो ये दोनों, जैसे मैंने रिटर्न में अपने आप दिखा दिया कि हमने आर्म्स लेंथ पर ट्रांजेक्शन नहीं किया है या एओ ने किया और मैंने उसके अगेंस्ट में अपील फाइल नहीं करी है, दीज आर नोन एज ए प्राइमरी एडजस्टमेंट। अब द गवर्नमेंट हैज कम आउट कि अगर आपने प्राइमरी एडजस्टमेंट किया है तो फिर आपको सेकेंडरी एडजस्टमेंट भी करना है। सेकेंडरी एडजस्टमेंट मींस कि अगर आपने कहा कि सपोज एक ट्रांजेक्शन इज मोर देन 1 करोड़ रुपीज, इसमें कंडीशन है 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का, मान लीजिए हमने ये कहा कि हमने जो परचेज करी थी वो मैंने 10 करोड़ की परचेज करी है, लेकिन एक्चुअली उसकी वैल्यू जो है वो 8 करोड़ है, तो 8 करोड़ के माल के लिए मैंने 10 करोड़ में परचेज किया। इट मींस कि जो मैंने 2 करोड़ रुपए उनको एक्स्ट्रा पे कर रखा है, दैट इज सेकेंडरी, दैट इज एडवांस गिवन बाय मी टू दैट एसोसिएटेड एंटरप्राइज। सो द लॉ सेज कि वो जब मैंने रिटर्न भरी थी, अगर 139(1) है के अंदर मैंने खुद ही मान लिया था इसको, तो 90 दिन के अंदर वो पैसा रिपेट्रिएट आ जाना, यानी हो जाना चाहिए, यहाँ पर वापस आ जाना चाहिए। तो दैट इज नोन एज सेकेंडरी एडजस्टमेंट, जिसके बारे में वो हमसे यहाँ पर बात करता है कि वो सेकेंडरी एडजस्टमेंट अपने को यहाँ पर करनी है अगेंस्ट द प्राइमरी एडजस्टमेंट। And one again a very important section which is known as section 94B, which says whether the assessee has incurred expenditure during the previous year by way of interest
और ऑफ सिमिलर नेचर एक्सीडिंग 1 करोड़ रुपीज। एक छोटी सी बात मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि एक कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं, इसको थिन कैपिटलाइजेशन कहते हैं। थिन कैपिटलाइजेशन का मतलब ये होता है कि अगर हमने अपनी एक कंपनी बनाई और उस कंपनी के अंदर हमने जो है वो शेयर कैपिटल है वो बहुत कम है, और जो मेरे डेट्स हैं वो बहुत ज्यादा हैं, और मैंने जो डेट्स ले रखे हैं अपने कहना चाहिए फॉरेन से, मान लीजिए डेट्स ले रखे हैं, एसोसिएटेड एंटरप्राइज से डेट ले रखे हैं, उसके ऊपर मैं इंटरेस्ट पे करता हूँ विच इज मोर देन 1 करोड़ रुपीज। 94B में उन्होंने यही कहा कि 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का अगर आपने इंटरेस्ट पे किया है और आपका जो एबिटा है, एबिटा से 30% ज्यादा, मतलब एबिटा में 30% इंटरेस्ट के लिए 30% की सीलिंग है, अगर एबिटा से जो इंटरेस्ट का पेमेंट है वो मोर देन 30% है तो वो हमको यहाँ पर डिस्क्लोज करना पड़ेगा, दैट इज नॉट अलाउड अंडर सेक्शन 94B। सो दिस इज द इंफॉर्मेशन विच दे आर आस्किंग फॉर अस, और जो हमको यहाँ पर वो इंफॉर्मेशन देनी है। सो वो व्हाट ही इज आस्किंग फॉर द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर बाय वे ऑफ इंटरेस्ट और सिमिलर नेचर एज पर अबव विच एक्सीड्स 30% ऑफ द एबिटा एज मेंशन अबव। तो वो अपने को असेसमेंट ईयर और अमाउंट यहाँ पर शो करना है एज पर सेक्शन 94B। ये अभी सेक्शन 96 जो है 96 लॉ में तो आ गया इम्परमिसिबल ट्रांजेक्शंस के लिए, इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट के लिए, बट ये अभी चूंकि हमारे जो ये क्लोज भी है हमारा 30C इसके अंदर 3CD फॉर्म के अंदर, बट अभी हमको इसकी रिपोर्टिंग नहीं करनी है। इम्परमिसिबल ट्रांजेक्शन मीन्स 96 इज वेरी क्लियर, इट इज नोन एज गार ऑल्सो, जनरल एंटी अवॉइडेंस। अगर हमने लॉ का एवरी ट्रांजेक्शन वी हैव टू सी whether it is a transaction for of commercial expediency, ये कॉमर्शियल ट्रांजेक्शन है या टैक्स अवॉइडेंस का ट्रांजेक्शन है। हर ट्रांजेक्शन को इस एंगल से चेक करना पड़ेगा कि ये ट्रांजेक्शन वेदर इट इज ए कॉमर्शियल ट्रांजेक्शन और टैक्स अवॉइडेंस ट्रांजेक्शन। सो दिस वी हैव टू रिपोर्ट कि ये ट्रांजेक्शन क्या इस सेक्शन से हिट होता है। देन we have a very interesting section 269SS and 269T 269ST which we all know कि जितने भी जो अगर हमने लोन डिपॉजिट और स्पेसिफाइड सम अगर एक्सेप्ट किए हैं इन एग्रीगेट वो 20,000 रुपए से ज्यादा नहीं हो सकता है, और हम जो हमारे जो आई मीन ये जो अमाउंट है लोन डिपॉजिट और स्पेसिफाइड सम इसको हम रीपेमेंट भी नहीं कर सकते हैं अदर देन अकाउंट पे चेक, दिस वी हैव टू रिपोर्ट इट हियर। ये सारे क्लोजेस हैं जो हमको, और वन इंपॉर्टेंट सेक्शन इज 269ST। 269ST में वी ऑल नो 2 लाख रुपए से तक का ही हम ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। इट सेज पर्टिकुलर्स ऑफ ईच पेमेंट मेड in an amount exceeding the limit specified in section 269ST which is 2 lakhs rupees in aggregate to a person in a day in respect of a single transaction or in respect of a transaction relating to one event। तो in a day पहली बात है, दूसरा कंपोनेंट है सिंगल ट्रांजेक्शन का, और तीसरा कंपोनेंट है फॉर वन इवेंट। तो हम जो है किसी भी केस में एक दिन में 2 लाख रुपए का पेमेंट नहीं ले सकते हैं, सिंगल ट्रांजेक्शन के अगेंस्ट में 2 लाख से ज्यादा का पेमेंट नहीं ले सकते हैं, और एक ही इवेंट से रिलेटेड अगर ट्रांजेक्शन है उसको स्प्लिट करके हम इफ द इवेंट इज वन वी कैन नॉट टेक। अगर इस तरीके के कोई ट्रांजेक्शंस हैं वी हैव टू रिपोर्ट इट हियर। दिस अगेन पर्टिकुलर्स ऑफ रीपेमेंट, दिस deals about clause number 32 deals about brought forward losses or depreciation allowance in the following formats। ये अपने को यहाँ पर दिखाना है। इसके अंदर अभी जो 1 मिनट में आपको बताता हूँ, वो जो हमने सुबह बात करी थी उससे रिलेटेड अगर मान लीजिए कोई एडजस्टमेंट हम करते हैं 115BAA से, तो वो अपने को यहाँ पर उसको एडजस्ट करके इसके अंदर आपको दिखाना है। तो आई मीन जो एडिशनल डेप्रिसिएशन ये माना जाता है कि हमने ऑलरेडी इसका बेनिफिट ले लिया है, दिस इज डीम। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँ 115BAA की बात करें, जहाँ पर उन्होंने ये कहा कि एडिशनल डेप्रिसिएशन में होता है कि अगर मान लीजिए सेम कंडीशन है वहाँ पर भी कि अगर 180 दिन से कम है तो हमको 50% मिलता है, अगला 50% नेक्स्ट ईयर मिलता है। अगर मान लीजिए मैंने एडिशनल डेप्रिसिएशन लिया था 50% लास्ट ईयर और अगला 50% ये मान लिया जाएगा कि डीम्ड टू हैव बीन टेकन, तो मुझे उसको अपनी ओपनिंग WD में DVB में एडजस्ट करना है, दैट इज रिक्वायर्ड हियर।
ऑल TDS से रिलेटेड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, यहाँ पर अपने को दिखाना पड़ता है, ये दिस इज नॉट वेरी मच रेलिवेंट। डोमेस्टिक कंपनी के केस में 115 और डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स की डिटेल यहाँ पर आपको दिखानी पड़ती है। एक 222E का मैटर है कि अगर कोई भी एडवांस कंपनी से किसी एसएससी ने, मेरे एसएससी ने लिया है या किसी फर्म ने, किसी HUF ने लिया है जिसमें कि 10% से ज़्यादा की शेयर होल्डिंग है, तो वो 222E से डीम्ड डिविडेंड माना जाता है, जबकि डीम्ड डिविडेंड एज सच डिफाइन नहीं है, मतलब 222E के अंदर ये माना जाता है कि इट इज कंसीडर्ड एज डिविडेंड। तो वो मुझको यहाँ पर शो करना है। इसके अलावा और कोई अगर ऑडिट हुआ है एक्साइज एक्ट के अंदर या फाइनेंस एक्ट 72A में जो स्पेशल ऑडिट होता है सर्विस टैक्स का, वो दैट वी हैव टू शो टर्नओवर ऑफ द एसएससी, एंड ये तो वी ऑल नो, वी ऑल गिव इट हियर। कोई भी डिमांड और रिफंड अगर ड्यूरिंग द पीरियड में हमको मिला है या कोई डिमांड रेज हुई है अंडर एनी टैक्स लॉज अदर देन इनकम टैक्स एक्ट, अगर मान लीजिए कोई एक्साइज, कस्टम, GST, इस सर्विस टैक्स से रिलेटेड कोई भी डिमांड रेज हुई है या कोई भी रिफंड हुआ है, वो अपने को यहाँ पर शो करना है। ये जो SFT के रिटर्न्स आते हैं या जो जिन लोगों को पैन देना ज़रूरी है और अगर वो पैन नहीं है तो फॉर्म 60 उनसे लिया जाता है और उसकी रिपोर्टिंग 61 फॉर्म के अंदर होती है, वो सारी के सारे अगर ऐसा है तो अपने को यहाँ पर शो करने हैं। आई थिंक so we have covered almost all the relevant clauses here. So if we have any queries right now, so I would like Sir, to take up सर चैट बॉक्स में क्वेरीज हैं, आप चैट बॉक्स सर ले लीजिए। एक मिनट में देखता हूँ ना, यस मेरा चैट बॉक्स नहीं दिख रहा है, एक मिनट इसको मैं मिनिमाइज। सर मैट ऑडिट के बारे हाँ, में हाँ आप पढ़ दीजिए तो मैं तब तक इसको मैं मिनिमाइज करता सर हूँ। विल यू प्लीज टेल अस अबाउट मैट ऑडिट एंड सेक्शन 145। इसको मैं स्टॉप शेयरिंग कर दूंगा ना। यस राइट नाउ एक मिनट चैट देख लेते हैं ना। मैट ऑडिट एंड सेक्शन 5, आई मीन मैट ऑडिट मीन्स के मैट में अगर हम कोई मतलब मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स अगर है तो वी हैव टू रिपोर्ट, हमको उसकी मैट की कैलकुलेशन करनी पड़ती है। सो देयर इज ए आई मीन द 115 JB सेक्शन इज देयर, तो उसके अंदर बहुत सारे हेड है जो हमको ऐड करना पड़ता है और बहुत सारे जो हैं वो लेस करने पड़ते हैं। उसके बाद में हमको मैट कैलकुलेट करना पड़ता है और मैट कितना बना है उसका एक सर्टिफिकेट लगाया जाता है मैट ऑडिट रिपोर्ट की शक्ल में। तो वो जब हम वो दैट इज मैंडेटरी टू फाइल। आई थिंक अभी तो मैं राइट नाउ आई कैन टेल यू दिस मच अबाउट कि यू गो जस्ट रीड 115 JB और उसके अकॉर्डिंगली अपने P&L को देखिए और उसमें जो बुक प्रॉफिट लेकर जो भी एडजस्टमेंट हमको एज पर 115 JB अपने को करनी है दैट वी हैव टू डू। And next question is, if a person is required by or under any other law to get his accounts audited, then it is compulsory for him to once again get his accounts audited to comply with the requirement of section 44. No, मैंने शुरू में ही बताया था कि अगर कोई अकाउंट्स अगर ऑलरेडी किसी अदर स्टैट्यूज के अंदर ऑडिट हो रहा है, then we will use the form number 3CA, will not use form number 3CB. हम 3CB वहां पर ही यूज करते हैं जब किसी दूसरे स्टैट्यूज के अंदर उसका ऑडिट नहीं हो रहा है। Interest paid on late payment of TDS is disallowed. Yes, I think interest paid on, because any interest paid on tax, TDS is also a tax, so it is not an allowable under section 37. An individual has two businesses audited by two different tax auditors. How to submit tax audit report? Can online? इसमें हम लोग क्या करते हैं कि अगर दो बिजनेस हैं और डिफरेंट ऑडिट ने किया है तो उनको एक कंपाइलेशन रिपोर्ट कर सकता है कोई भी, one can compile it and then you can file it. Give some glimpse of MAT in section 145A that we have already discussed about MAT. Any other, if you have any other queries?
सर एक क्वेरी और चैट बॉक्स में है। मैं देख रहा हूँ, which can be claimed in case of Okay. an proprietary partner, but how can it be possible in case of a company, as each company is a separate legal entity? One can easily escape the liability to tax audit by dividing receipt into no, as you mentioned that limit of 1 crore under section 4, in fact 44AD is not applicable to the company, so this question has no relevance here because 44AD is not applicable on the company. What are the penalties for non-furnishing a tax? So yes, 271B, under which the penalties can be imposed for non-furnishing of tax. Listen, 271B say 0.5% and 1.5 lakhs rupees. 1.5 lakhs is maximum penalty which can be levied. But at the same time, 273B is there. 273B talks about reasonable cause. So it says that if there is a reasonable cause, if you can prove that there was a reasonable cause for not doing the audit, suppose मान लीजिए आज कोविड है और हमारे ऑडिटर को ऑडिट नहीं कर पा रहा है because of any reason, so if there is a reasonable cause of not doing the audit, then penalty will not be levied. Anything else? I think I have covered all the queries. Thank you, sir. Thank you so much, sir, for motivating us with your words. Thanks a lot, sir, for enlightening us with your knowledge and for such a wonderful deliberation. Your ideas, input, and enthusiasm were most helpful and have assisted us in making improvement and addition to our knowledge. Now I extend my heartfelt gratitude to our speaker for today's session, CA Rajesh Malhotra sir, for giving their precious time to enlighten us with their knowledge. I'd like to thank all the dignitaries, CA Deepika Mittal ma'am and CA Sharad Paliwal sir, and all the wonderful viewers. Hope all the viewers liked the session a lot, just like I did. Thank you. Thank you. थैंक यू सर। हमारे थैंक यू स्पीकर सर, ने थैंक यू। बहुत अच्छी तरीके से आज का जो ये टैक्स ऑडिट पर वेबिनार था और जो वाकई एक्चुअल क्वेरीज होती हैं, जहां हमें भी ये लगता है ये पॉइंट समझ में नहीं आता, पर होता क्या है कि हम पर जिस तरीके के क्लाइंट होते हैं हम लोग केवल अपनी स्टडीज को वहीं तक फोकस रखते हैं। करेक्ट। उसके बाद क्या होता है कि जब हमें लगता है कि अभी इस क्लाइंट पर ये क्लॉजेस नहीं लग रहे हैं तो हम उन्हें कहीं ना कहीं बाईपास कर जाते हैं। हमें लगता है कि हम इससे चलो बाद में देखेंगे या बाद में पढ़ेंगे। पर इन सेमिनार्स का जो सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आप किसी भी चीज़ से एकदम अनटच्ड नहीं रहते हैं। आपको सबके बारे में एक आइडिया पूरा रहता है। एक थॉरो स्टडी फिर आपको रिक्वायर्ड होती है जब आप किसी पर्टिकुलर क्लाइंट पर काम कर रहे होते हैं। करेक्ट। एक्चुअली बीइंग ए स्टूडेंट, मुझको लगता है कि लॉ को पढ़ना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अभी हो सकता है कि आपके पास में वो क्लाइंट नहीं है जी, है ना, लेकिन मैंने एक चीज ही सीखी प्रोफेशन के अंदर, जैसे वो बोलते हैं ना कि कस्टमर, ग्राहक और मौत का कोई भरोसा नहीं होता है। तो इट इज लाइक दैट, मतलब एनी टाइम एनी क्लाइंट में गिव ए कॉल टू यू एंड क्लाइंट ट्रीट्स यू एज ए रेडी रेकनर। उसको तो मतलब यू कांट से अच्छा जी मैं अभी देख के आपको जवाब दूंगा। सो दैट इज वाई हमारे यहाँ जो कंटिन्यूइंग एजुकेशन प्रोग्राम है, दैट्स वेरी गुड। सो अभी भी मुझे लगता है कि थोड़ा सा बाद के क्लोजेस को मैंने जल्दी लिया बिकॉज ऑफ टाइम कंस्ट्रेंट। सो आई थिंक अभी 2-4 मिनट है स्टिल। इफ एनीवन हैज एनी क्वेरीज और इफ एनीबडी वांट्स टू गिव योर ऑन फीडबैक और वैल्यू एडिशंस हियर, यू कैन गिव। आई थिंक अभी 2-3-4 मिनट बचे हैं। जी, तो है ना, वी कैन टेक इट अप इफ सम क्वेरीज आर देयर, और if the students who are online and listening to me, they can also raise their query if they have any issue in it. But at the same time, I would like to say to all dear students, because I love to talk to them. मुझे बहुत अच्छा लगता है स्टूडेंट्स से बात करना और स्टूडेंट्स बने रहना। These two things are very important. लाइफ में जिंदा रहने के लिए जरूरी है कि you should always remain, try to learn something new every day. और टेक्स्ट में तो मतलब there are so these things are so interesting. या आप अपने अपने जो आपकी नॉलेज है उससे क्लाइंट को फायदा भी करा सकते हैं और नुकसान भी करा सकते हैं। सो दैट इज व्हाई अपडेशन इज मोर इम्पॉर्टेंट। तो हमको वो सारी चीज़ें मतलब समझना बहुत ज़रूरी है, एंड पर्टिकुलरली दोज दीज स्टूडेंट्स
उनके लिए यही एक मुझको लगता है ऐसा हमारा प्रोफेशन है जिसमें आपको यू नीड अपडेशन एवरी डे एवरी टाइम, बिकॉज थिंग्स आर मूविंग। हर इंटरप्रिटेशन की बात है, मतलब जब अभी हमने प्लेन रीडिंग करी है लॉ की, बट इंटरप्रिटेशंस में देर आर सो मेनी इश्यूज, प्रैक्टिकल मतलब डिफिकल्टीज भी हैं। जैसे कि 222E की हमने बात करी, डीम्ड डिविडेंड की बात करी, लॉ तो हमसे मांगता है कि ये इन्फॉर्मेशन दो, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट। हाउ कैन यू से 222E ये कहता है कि अगर मान लीजिए एक एसएससी है, उसको कोई एडवांस दिया कंपनी ने, अब आपको हर एसएससी से पता लगना है कि वेदर ही इज हैविंग मोर देन 10% शेयर होल्डिंग इन एनी कंपनी, वहां से उसे कोई एडवांस मिला है, और उस एडवांस वाले दिन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट था या नहीं उस कंपनी में, क्योंकि डिविडेंड जो माना जाएगा दैट इज टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। अब हाउ कैन आई हैव एन एक्सेस और माय क्लाइंट हैज एन एक्सेस टू दैट क्लाइंट कि भैया तुमने मुझे एडवांस दिया था और मेरे पास 10% की शेयर होल्डिंग है आपके यहाँ की, तो उस दिन को क्या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट था। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड इट आउट। सेकंड पॉइंट, जैसे अभी हमने बात करी, अगर हम बात करें जैसे अभी लाया तो नहीं, इम्परमिसिबल अरेंजमेंट की बात करें तो सेक्शन क्लियरली सेज कि अगर कोई भी ट्रांजेक्शन, सपोज अगर कोई भी ट्रांजेक्शन आपके क्लाइंट ने कोई परचेजेस कर रखी हैं और उसके करस्पॉन्डिंग कोई गुड्स या सर्विसेज नहीं आ रही हैं, सो हाउ कैन वी कम टू नो कि ये जो गुड्स और सर्विसेज है ये उस सेक्शन गार के अंदर कवर्ड होता है। ऑल्दो अभी इसीलिए वो रुका हुआ है क्योंकि इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट टू रिपोर्ट। सो द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि व्हेन वी रीड ईच एंड एवरी क्लोज इन अ वेरी डिटेल्ड मैनर, देन वी कैन अंडरस्टैंड कि वो हमसे क्या मांग रहा है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो दे आर कंसीडरिंग अस एज एन ऑफिसर ऑल्सो। कई जगह पर आपको इंफॉर्मेशन देनी है, कई जगह पर आपको डिसअलाउंस भी करना है, सो यू आर एक्टिंग लाइक ए ऑफिसर ऑल्सो कि आपने मतलब, सो द गवर्नमेंट वांट्स everything which they are supposed to do, which their office is supposed to do, that work has to be done by the chartered accountant. ठीक है, despite of various controversies and all, the government has reposed confidence on us, and that is the reason कि आज हमारे जो 44 clauses हो गए, और 44 clauses के अंदर भी इतने सारे सब क्लोजेस हैं, and there are so many things. So I think अगर those who are those students, I mean उनके लिए मैं समझता हूँ कि ऑडिट के साथ साथ टैक्स की बहुत अच्छी कवरेज हो जाती है। एंड मोर इम्पॉर्टेंट इज कि अगर हम बात करें ऑडिट की, तो ऑडिट के लिए जो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, क्योंकि आज की डेट में बहुत सारे इश्यूज डिसिप्लिनरी और इन सब चीज़ों में आते हैं। तो अभी रिसेंटली ही मेरे सामने एक इशू आया, आई वाज डिस्कसिंग विद वन चार्टर्ड अकाउंटेंट कि अगर एक पार्टनर ने पहले उनको, देयर आर मोर देन वन पार्टनर्स इन द फर्म्स, और एक पार्टनर ने कहा कि जब तक मैं साइन नहीं करूंगा तब तक आप बैलेंस शीट ऑडिट मत करना, बट वो स्किप हो गया होगा उनसे किसी तरीके से लाइक दिस। तो मतलब इस तरीके के इश्यूज के लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि वी शुड गेट इट साइंड बाय एवरी डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, and we should get it the financial statement signed by all the partners, or if somebody is not signing, then we should take a board का resolution, या हम पार्टनर्स का वो लेके चलें कि भाई मतलब जो है मतलब दे हैव ऑथराइज, एंड particularly everyone should authorize someone to sign it, otherwise ask the client to sign, to get it signed, because आजकल मैंने जितना समझा डिसिप्लिनरी में जितने भी मैटर्स आ रहे हैं उसमें ये इश्यूज बहुत ज्यादा आ रहे हैं। सो दिस इज ऑल, आई मीन देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स बट टाइम इज अ कंस्टेंट। Thank you very much for giving me patient sharing. Thank you so much to Deepika and our chairman sir and these students, Sikasa team. Thank you so much for arranging such a wonderful. Thank you, sir. Thank you for your Thanks. nice deliberation. Thank you, sir. Thank you. Thank you so much. आपने समय दिया इतना अपना कीमती, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं और अच्छा लगता है, मतलब जी अपने सभी जितने भी हमारे आज के पार्टिसिपेंट्स हैं, हमारी टीम है सिकासा की, और शरद पालीवाल सर हैं, हमारी एमओसी है वैष्णवी अग्रवाल, सभी को एक बार, वैष्णवी डिड ए वंडरफुल जॉब, शी डिड। सभी को एक बार पुनः धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार। एंड आज अब आने वाली दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएं आप सभी को। ये पर्व आपके लिए बहुत मंगलमय हो, इसी कामना के साथ
हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। और जो स्टूडेंट्स हमारे एग्जाम्स में अब बैठेंगे वो अच्छा पेपर लिखें, उसके लिए एक बार उनको ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक नमस्कार। यू, थैंक यू। नमस्कार। थैंक यू सर।